धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं बिजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वो रहेंगे, जो क्या क्या कहते हैं, मेहमान रहेंगे आज के कार्यक्रम में। प्रतिनिधि चैनल के आलोक कुमार जी, जिन्होंने शुरुआती दौर में आप सबको बहुत हिम्मत या कहूँ कि बहुत बल दिया था आप सब, और हम सब एकजुट हो पाए। अगर आज सच की राह चल रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आलोक जी का है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। भंडन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ नहीं। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसी कैसी दिन है, जिसे जैसी दिन है वैसी दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हमारे बीच आलोक जी आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आलोक जी भी आपके साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में, और प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज हमारे साथ है आलोक कुमार जी, प्रतिनिधि वाले। आप सब पहचान रहे हैं, तो आलोक जी सभी लोगों को आलोक कुमार का नमस्कार। ये जो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा है, ये बोलने का रिवाज आप सभी जो रेरा प्रेमी हैं उनके बीच में है, क्योंकि मैं आपके बीच का प्रेमी नहीं हूं, पर प्रेमी फिर भी करता हूं, प्रेम तब भी करता हूं आप लोगों से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता तो बस जनता है और आस्था आस्था है। आपकी आस्था आपके साथ है, और मैं चाहता हूं कि आपकी आस्था बनी रहे जहां पे है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप सभी लोग आज हमारी आवाज जा रही है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल जा रही है, इसको यहाँ रख लीजिए आप, इसको यहाँ रख लो। आवाज मैं असल में 4 साल के बाद पहली बार मैं लाइव हुआ हूँ, और ये विजेंद्र जी को ही श्रेय है। कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पर, कभी हम इनको लाइव करते थे, आज इन्होंने मुझे लाइव किया है। तो खैर देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है कि मुझे विजेंद्र जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि डेरा में बहुत सारे लोग ऐसे कार्य अभी कर रहे हैं, जो उनके जो कार्यकलाप हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। तो उस बारे में चाहते थे कि मैं कुछ कहूँ। तो मैं आज ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये सवाल पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा। अगर आप सवाल जवाब करें, जनता कुछ पूछेगी तो मैं उत्तर दूंगा। लेकिन बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे एक बड़ा गैंग तैयार हो गया है आपके बीच में, और उस गैंग को प्रमोट करने वाला, उस गैंग को कहीं न कहीं खड़ा करने वाला दोषी आलोक कुमार ही है। पर ये दोषी आलोक कुमार इसलिए है कि आलोक कुमार को पता नहीं था सच क्या है नहीं है। जब मैं अगर मैं मुझे एक बाहरी व्यक्ति हूँ, मैं अगर जुड़ा हुआ था जनता से, तो वैसे डेरा भी जनता का हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे मेरे पास आए थे मिलने के लिए। उसी दौरान जब 25 अगस्त 2017 की बात है, जब ये घटना घट रही थी, उसी दौरान बहुत सारे लोग आए थे। गुप्ता नंगे का लड़का भी आया था मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको आप समझदार हैं। चोरों की तरह मेरे पास छिपते हुए आया था। उसने मुझसे कहा था कि आप सर मेरा नाम किसी को मत बोलिएगा, मेरे बारे में किसी को ना बताइएगा। उसने बहुत सारी गंभीर बातें, बहुत अंदर की बातें मुझे बताई, जो मुझे यकीन करना पड़ा। मेरे पास और कोई सोर्स था नहीं उस वक्त, और मैंने उसको जहाँ तक संभव है सपोर्ट भी किया कि वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो एक ग्रुप खड़ा हुआ है, वो ग्रुप आज अगर वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता, अगर वो ग्रुप सच्चाई के साथ खड़ा होता, तो निश्चित तौर पर मैं साथ होता कि हाँ भाई ठीक है, चलिए आपने अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की है तो हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। ये ग्रुप एक बहुत ही गंदे मकसद के साथ आपके बीच में जुड़ा हुआ है, और ये इस ग्रुप की अगुवाई में कुछ एक लोग हैं ऐसे जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने वो डेरा की जनता के लिए खड़े हुए हैं। पर मुझे याद है जब मैं बरनावा में आप लोगों के बीच में बात कर रहा था, आपने जब बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब मुझसे किया था, बरनावा आश्रम की बात है,
मैंने वहाँ जाकर एक प्रोग्राम किया था। तो उस दौरान डेरा के लोगों में से ही किसी एक ने मुझसे सवाल किया था हमें क्या करना चाहिए जनता को। उसमें बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत भ्रम का माहौल था। तो उनको मैंने गौतम बुद्ध को कोट किया था कि अत्यधि भव, अपने दिल को पूछो क्या करना चाहिए। अगर आपको आपके जो मैनेजमेंट हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर आपको बताने में असमर्थ हो रहे हैं, संवादहीनता हो गई है, तो अपने हृदय को पूछिए क्या करना है। मैं आज फिर से बात कर रहा हूँ कि आज बड़े सौभाग्य का विषय है आप लोगों के लिए, जनता के लिए। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरा कोई सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन मेरे लिए आपके लिए सौभाग्य का विषय कि आपके जो गुरु हैं बाबा राम रहीम पेरोल आपके बीच में आए हुए हैं। ऐसे में तो जितने भ्रम फैला रखे हैं लोगों ने, वो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि अब आप लोग सक्रिय होकर के समझें, और जितनी सारी बातें हैं ABCDEF, उन सब बातों का क्लैरिफिकेशन गुरु जी से जाकर ले लीजिए। आप लोग जाकर उनसे मिलिए, उनसे जाकर बात करिए। आलोक जी, बहुत सारे लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं आज आने के लिए। और एक भाई ने तो ये भी सवाल किया कि आलोक जी पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, और ज़्यादातर लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं आज आने के लिए। खून निचोड़ने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। अगर ऐसे में कोई पतला हो जाए तो मैं क्या करूं इसके लिए। आए फिर भी धन्यवाद कर रहे हैं आपका बहुत सारा। हाँ, नहीं धन्यवाद। मैं भी आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि भाई आप सभी लोगों ने जो है मतलब मुझे धन्यवाद दिया, और अपने बीच मुझे देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे फिर से याद तो किया कम से कम। एक गुरप्रीत है, उन्होंने कहा है कि आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस वक्त साथ दिया जब सब लोग गलत बोल रहे थे। तो नहीं ठीक है, शुक्रिया तो खैर जो भी है वो तो छोड़ दीजिए, वो तो जो मैंने किया, जो उसने किया। दो बातें बहुत साफ समझनी पड़ेंगी, आप सभी लोगों को समझनी पड़ेंगी। जो व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है वो पिट्ठू नहीं होता, आपका घोड़ा नहीं होता इस पर आप सवारी करेंगे, न वो झुकता है आपको ऐसे कोर्निश नहीं करता आपके आगे। इंडिपेंडेंट स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इसलिए साथ होते हैं कि भाई इस देश के संविधान का, इस देश की व्यवस्था का, इस देश की आत्मा का सम्मान है उसके अंदर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक संस्था को जिस तरह सरकार ने कुचलना चाहा था उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ था। लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स कभी भी स्थायी तौर पे कोई फिक्स नहीं होता कुछ भी मामला। कहाँ आपका हित है, कहाँ आपका अहित है, और कहाँ आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो प्रबंधक हैं, चाहे वो आपके गुरु में जो गुरु की तरफ से जो हैं लोग ऑथराइज किए हुए लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आप संस्था में जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी बात को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि समीकरण बहुत सारे बनते हैं पॉलिटिक्स में। और मुझे हालांकि कोई मतलब नहीं है किसको कहाँ वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको अपनी संस्था को बचाने के लिए एक स्वर में काम करना पड़ेगा। भ्रम में मत फंसिए आप लोग। ना मैं कह रहा हूं भाजपा को वोट दो, ना मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, आपकी मर्जी है, जहां जाना जाइए आप लोग, जो करना करिए। लेकिन संस्था को बचाओ, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अपनी आस्था को बचाओ, जो आपकी आस्था है उसको जरूर बचाओ। साथ में यह भी जरूरी है कि आप सभी लोग समझें कि किसका क्या उद्देश्य है, खेल क्या है। ये जो गुप्ता एंड कंपनी है उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। उसने मेरे खिलाफ भी कुछ कहा था, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बारे में कहा था मैं गलत रास्ते पर चला गया। मेरा रास्ता कितना गलत कितना सही है वो दुनिया जरूर देखेगी, और कुछ दिनों के बाद दिखाई पड़ जाएगा। इन बेवकूफ़ों को, मूर्खों को लगता है कि कोई मुझे मसल देगा, मैं कोई हलवा हो क्या। हाँ जी, क्या पुष्पा का डायलॉग क्या है जी, जो आई एम नॉट फ्लावर। हाँ, पुष्पा से फ्लावर समझा क्या है? भले मुझको तुमने क्या समझा कि मैं ऐरा गैरा आदमी हूँ क्या? औकात किसी की नहीं है, चाहे वो कोई भी ABCD क्यों ना हो और सरकार क्यों नहीं हो। आलोक कुमार खड़ा है, ध्यान रखना इस बात को। आवाज़ में दम वही है, मैं सिर्फ बोलता कम हूँ। आप इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्यों नहीं बोलता मैं। बहुत बोला मैंने, बहुत कुछ कहा मैंने। मुझे लग रहा है कि मेरे बोलने की परिस्थितियां नहीं है, मैं शायद लाइव भी नहीं होता आपके बीच में आज। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है, आपके गुरुजी आए हुए हैं बाहर पेरोल पे। बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि संस्था जो आपकी है, जो बहुत कीमती है आपके लिए, वो संस्था
बड़े ऐसे कगार पे खड़ी है जहाँ पे अति सावधानी से काम करना पड़ेगा आपको। मैं विजेंद्र जी अक्सर ये देखता हूँ कि उन कुछ क्रिमिनल्स को, जो क्रिमिनल नहीं बोलूँगा मैं उनको, उन क्रिमिनल्स को 300-400 लोग देखते हैं और आप सभी लोग बड़ा वाह वाह करते हैं। अच्छाई की और सच्चाई की रफ्तार बहुत धीमी होती है लोग जी। आपने बताया कई बार प्रोग्राम में कि सच थक सकता है सच, लेकिन हारता कभी नहीं है जी। हमारी रफ्तार भले ही कम है लेकिन रीच बहुत है। बाद में जुड़ते हैं लोग, बाद में देखते हैं। लेकिन मसला अभी मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि जुड़ाव भी रहे, लोगों का सवाल भी उस तरीके जी के बिल्कुल बिल्कुल कि जैसे अभी गुरुजी आए हुए हैं जी, फरलो पर है कि भाई एक राहत मिली है थोड़ी सी साथ संगत को कि भाई, या कहीं किसी तरह गुरुजी को राहत मिली है कि अपने जो बचे हुए काम है उनको कर लें, थोड़ा बहुत जो रुके हुए पेंडिंग से, लगता है कुछ और नए काम मानवता के शुरू कराने वो कुछ रहा होगा जी। तो उन कामों को करने के लिए गुरुजी आए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उकसा रहे हैं संगत को कि भाई जब तक पैरोल में हमें दर्शन ना हो जाए या लाइव सत्संग टाइप ना हो जाए तब तक हम मानेंगे नहीं कि फरलो हो गई है। ऐसा जो भड़का रहे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी प्यारी जनता इस बात को समझिए कि भगवान श्री राम भी अगर इस युग में चले आए, उनको भी इसी संविधान में जीना पड़ेगा, इसी व्यवस्था में जीना पड़ेगा। समझिए आप लोग बात को, व्यवस्था और संविधान को कोई भी व्यक्ति क्रॉस नहीं कर सकता। अगर सरकार ने या अदालत ने या जेल ने जहाँ से पेरोल उनको मिला है, जैसे ही मिला है, प्रक्रिया जो भी हो पेरोल की, पेरोल की कुछ शर्तें होती हैं कि आप इतना करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कुछ कारण से पेरोल में कारण लगाया जाता है कि मैं पर्सनल रीजन है, मेरा परिवार का रीजन है, तबीयत खराब है, जो भी कारण। आलोक जी मैं रोकना चाहूँगा जी। मुझे कल कहा था मैंने इस बात को भी कि पूज्य हजूर पिताजी इज नॉट ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल। क्रिमिनल तो नहीं, आप मत बोलिए, या कहें कि ऑर्डिनरी कैदी नहीं है वो। हाँ, कैदी कह लेते हैं। हाँ, असल में देखिए टेक्निकली तो क्रिमिनल है वो। हाँ। लेकिन मुद्दा क्या है कि आपके लिए आपको नहीं, हाँ, हमारी आस्था, आपकी आस्था है। हाँ जी हाँ, मैं करेक्ट माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, वापस ले लेता हूँ अपने कि भाई वो एक ऑर्डिनरी कैदी नहीं है कि कोई चोरी के केस में गया और उसको पैरोल की व्यवस्था हो जाए, वो जाके कहीं शादी ब्याह में घुमाए। पूज्य हजूर पिताजी का जो मसला बहुत सेंसिटिव है, हमारी आस्था से जुड़ा है, लोगों की नफरत से जुड़ा है। तो एक क्योंकि यहाँ शरीर को नहीं मारने की कोशिश की, यहाँ विचार को मारने की कोशिश की। पूज्य हजूर पिताजी एक विचार है, उस विचार को दूषित करने की कोशिश की गई। अब बात आती है कि भाई हमें दर्शन होने चाहिए या दर्शन नहीं होने चाहिए। तो जैसा भी आलोक जी बता रहे हैं वहीं से शुरू करेंगे कि कंडीशनल पैरोल हो सकती है। हमें इस बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है कि क्या क्या कंडीशंस रही हैं या क्या क्या रही होंगी। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर बाज के पंख बांध दिए जाए जी तो बाज तो पैरों पे ही उछल के चलेगा ना, बिल्कुल उड़ तो नहीं पाएगा। पेरोल उन्हीं बंधनों को लेके मिलता है किसी कैदी को, और उनको उसी बंधन में रहना पड़ेगा जो सरकार ने कह रखा है। वरना आज अगर आप वो नियम तोड़ेंगे, कल पेरोल हो जाएगा कैंसिल। बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अगर सरकार के अपने एजेंडा के अनुसार या जो भी कारण से, जो भी मतलब लीगल रीजन हो, उनको मिला होगा पेरोल, तो उसकी सावधानियां उनको बरतनी पड़ेंगी, जो नियम है। इसलिए आप परेशान ना हो। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को चाहिए कि संपर्क स्थापित करें और उनसे इसी तरह से बात करें, उनकी मंशा लें, उनका विचार लें। और क्या कुछ हुआ, चिट्ठी विट्ठी बहुत सारी कहानी है। हाँ, चिट्ठी उन्होंने लिखी नहीं लिखी, बहुत सारी कहानियाँ इसमें। बिल्कुल, उनका विचार जरूर लीजिए। और मैं एक बात और चाहूँगा, बाबा रामदेव अगर मेरी बात सुन पा रहे हों और बाकी लोग सुन रहे हो तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सही वक्त है कि आप सभी लोग अपनी संस्था को दिशा दे दीजिए। संस्था दिशाहीन हो रही है और वैसे में जो ये चोर उचक्के जो हैं भ्रम फैला रहे हैं और जनता भी परेशान हो रही है। मैं उनको चोर उचक्का क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जान जाएंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी, मतलब बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत ही गंभीर बातें हैं। और आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कई सबूत भी हैं, मैं कुछ लेके भी आया सबूत, है ना। और बाकी मेरी जो आदत है ना, मुझे गवाह चाहिए ना सबूत चाहिए, मेरा नाम ही काफ़ी है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे साला कोई मुझे कह दे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, बिल्कुल मुझे पता है जी। एक ये विषय चल रहा है जैसे आपने कहा, चिट्ठी वगैरह पे कुछ चर्चा है जी। एक अभी पीछे कुछ दिन पहले एक RTI लगाई गई थी जी, और उसमें ये कहा गया कि वो हमारा निजी दस्तावेज है और हम अपने मुकदमे में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। संगत को समझाने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं पैरोल, उसमें जो RTI उसमें कोई खास जवाब नहीं था। जी
लेकिन जब बात पूज्य गुरु जी के केसों की आती है, अभी एक मुकदमा नपुंसक वाला भी चल रहा है, पेंडिंग है, और अभी 3 केसेस, ये पेंडिंग ही कहूँगा मैंने, अब हाई कोर्ट में चले गए हैं तो हम लोग, बिल्कुल पेंडिंग है। तो उन मुकदमों पर जब बैठ कर के घंटे घंटों चर्चा करते हैं, जिन मुकदमों में कोई पिताजी का नाम नहीं था, एक मुकदमे बरगाड़ी में कर करके बरगाड़ी करके पिछले 1.5 साल से खूब गाया है लोगों ने बैठ करके, और फिर उसके बाद पिताजी का नाम उसमें मुकदमे में शामिल हो जाता है, प्रोडक्शन वारंट भी मांगा गया, SIT जांच भी, पूछताछ भी कर गई गुरुजी से जी। तो ऐसे मुकदमों की चर्चा क्या खुले तौर पर करना ठीक है हम लोगों के लिए? कोई मुद्दा अगर सब जुडिस होता है, यानी अगर वो विचाराधीन होता है न्यायालय के, तो उस पर हमें वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए, एक। नंबर 2, देखिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई खुद नहीं मारता है ना जी। जो चोर होता है वही सोचता है मैं बच जाऊं भैया, मैं क्यों पकड़ाऊं, डिफेंस आगे करता है। आप कितने सही कितने गलत हैं आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सुन लीजिए बात को, ये बहुत कम उदाहरण मिलेगा कि लोग खुद को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने गुरु के नाम पे कसम खा रहे हैं, कसमें ले रहे हैं कि हम भाई गुरु के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और दिन रात वो प्रवचन सुना रहे हैं। वो क्या आप लोग सुनते हैं जो नाम चर्चा, ये मैं तो भूल गया, तो पुरानी बात है, सॉरी। हाँ, नाम चर्चा और आदि आदि, ये देखिए मैं समझाता हूँ आपको, 2 बातें समझिए। हर व्यक्ति एक मुद्दे पे बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, तो जो संस्था है उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, आप जाके उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, वो उचित है। पर आप जो है पब्लिक मंच पे बैठ करके लीगल बातों को डिस्कस मत करिए, उसका असर पड़ेगा इस पूरे केस पे, है ना। और ये बात महत्वपूर्ण है। और आपका जो मुख्य काम ये नहीं है कि आप बैठ के वो बहुत सारे मुद्दों को उठा कर बात करें। आपका मुख्य काम ये है कि आप समझिए सच्चाई क्या है, और सच्चाई को समझने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए संस्था से बात करिए, मैनेजमेंट के लोगों से बात करिए, लेकिन संस्था को बचाइए जरूर। ये पहला काम है आपको, संस्था आपकी है। डेरा ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, डेरा ने बहुत महान काम किए हैं। किसी कीमत पे, देखिए मैं समझाता हूँ, लीगली मैं बात कर रहा हूँ जी। मान लीजिए बाबा राम रहीम दोषी है या नहीं है, वॉट एवर, जो भी वो तो कोर्ट बता रहा है। हाँ, मान लीजिए 10-15 लोग दोषी है कि नहीं है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। क्या संस्था पूरी दोषी है क्या? कैसा मैं बोल सकता हूँ? कोई ऐसा बोल सकता है क्या? संभव भी नहीं बोलना। संस्था अगर मैं बता रहा हूँ, संस्था अगर अवैध होती, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिमी एक संस्था थी, संस्था अवैध थी, सरकार ने तुरंत रोक लगा दिया, बैन किया उसको। बैन किया कि नहीं किया बताइए? बिल्कुल। जब संस्थाएं बड़े पैमाने पे गलत कार्यों में लिप्त होती, सरकार के पास अधिकार है, सरकार बैन कर दे उसको तुरंत। बिल्कुल। सरकार ने डेरा को बैन नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि संस्था पे उंगली हम नहीं उठा सकते। क्लियर बात, बहुत क्लियर बात है ये। तो संस्था को बचाइए। संस्था को जिस तरीके से लोग भ्रमित करके भ्रम फैला रहे हैं, आपकी संस्था नष्ट हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इस दुनिया में वही बचेगा, वही जीतेगा जो एक रहेगा। बिल्कुल। ये भ्रम फैली। मान लीजिए आपस में कोई विवाद भी है, कोई कंफ्यूजन भी है, तो मैनेजमेंट के लोगों से मिलिए, बिल्कुल, जिम्मेदार लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए, कारण पूछिए, बिल्कुल, और उनको मजबूर करिए जवाब देने के लिए। वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन प्लीज संस्था के खिलाफ मत जाइए, क्योंकि आप जाने अनजाने जनता जो उनको फॉलो कर रही है वो अपनी संस्था के खिलाफ जा रही है। और आलोक कुमार के भी, मेरा भी अपना मुद्दा है डेरा से, मेरे भी मुद्दे हैं, मेरा भी लीगल मुद्दा है उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डेरा को बर्बाद होते देना नहीं चाहता कि डेरा बर्बाद हो, कभी नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि संस्था है वो, और संस्था में बहुत सारे लोगों की आस्थाएं हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उतनी उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आलोक जी कुछ लोग हैं पंजाब से, हिमाचल से, अन्य प्रदेशों से, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के लिए, और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया आपको दे रहे हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? तो सब देखिए, मैं सब शुक्रिया और मेहरबानी और माला पहनने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं सब समझा रहा हूँ। देखिए, मैं मुद्दे की बात करने आया हूँ आपके बीच में। मैं सिर्फ एक बार के लिए, जो भविष्य में भी देने वाले लोग हैं, जो दे चुके हैं, उनके सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया कहने के लिए। आप सभी लोगों ने मुझे इज्जत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले भी जब मैं आपके लिए खड़ा हुआ था, उद्देश्य यही था, और आज भी उद्देश्य वही है जो मैं बोल रहा हूँ। डेरा को बचाना मेरा उद्देश्य था, उद्देश्य आगे भी यही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेरा बचाने का मतलब अपराधों का संरक्षण नहीं, डेरा बचाने का मतलब अपराध को सही ठहराना बिल्कुल नहीं। किसी भी संस्था में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप किस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं आप, कि सभी आदमी अच्छे हैं ना? हमारा मोहल्ला तो इतना जबरदस्त है। मैं भाजपा की बात करता हूँ, सभी भाजपा के लोग, भाजपा ही अच्छे हैं,
नरेंद्र मोदी गारंटी लेंगे सर भाजपा ये बढ़िया है, हाँ राहुल गांधी गारंटी लेंगे सब कांग्रेसी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं होता। हर पार्टी में, हर संस्था में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में लोग जो ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं। आपके यहाँ भी वो एलिमेंट है, बिल्कुल। आपको भी उस एलिमेंट की सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सुई खोदने के चक्कर में घर में आग लगा दें हम लोग। आलोक जी, नोटा का बड़ा एक चल रहा है प्रोग्राम, कई प्रोग्राम। नोटा कोई मतलब नहीं है, नो नोटा। नोटा मतलब समझते हो क्या है? आप न्यूट्रल हो गए तो आप कहाँ के रहे भाई, क्या है आप? अगर आप कहीं नहीं है, मान लो किसी से विरोधी है, मान लो उसको हम लोग हराएंगे उसको, बिल्कुल। हाँ? नोटा का मतलब क्या है? नोटा का मतलब हुआ कि आपने कहा कि मैं इस देश का नागरिक होते हुए भी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। कहा का भाई, क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे भाई? आप अगर नहीं करोगे तो आप वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सासंग जी, जो हम लोग पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, देखो हमारे पास शब्दों से खेलने का हुनर नहीं आता, लेकिन आलोक जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही कि आपका वोट डालना ना डालने के बराबर है। अगर आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त, मैं रोज कह रहा हूं आपको, हमें उस व्यक्ति को हराना जिसने हमें चोट दी है, लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि नहीं जी नोटा पे जाएंगे। नोटा का कोई महत्व नहीं है भारतीय लोकतंत्र में साहब। वो एक बटन है, सिर्फ एक बटन, एक गिनती है, लेकिन हार जीत में उसका कहीं कोई योगदान नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अगर 100 वोट में से 90 वोट नोटा को मिल गए, 5 बीजेपी को मिले, 2 कांग्रेस को मिले और 1 आम आदमी पार्टी को मिला, तो साहब 5 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, 90 वोट लेकर के नोटा हार जाएगा। और ये देखो, हकीकत है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से बताता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल आस्था नहीं है, ना मुझे किसी को हराना है, ना मुझे किसी को जिताना है। मेरा कोई मतलब इन बातों से मतलब नहीं। जहाँ चाहे आप वोट दीजिए, जहाँ चाहे वोट नहीं दीजिए आप, वो मेरा कोई कॉल नहीं है इस बारे में। वो आपकी संस्था के लोग बताएंगे, आप आपस में खुद तय करिए, परिवार में तय करिए, संस्था में तय करिए, 10 लोग बैठ के तय करिए, पंचायत में तय करिए किसको नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी संस्था को बचाइए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे कि आलोक जी ने एक उदाहरण और दिया सिमी का। सिमी एक इस्लामिक मूवमेंट रहा है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया हाँ, है नाम इसका। हाँ, इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ सिमी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रही जी। वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई, उनकी बैंक सरकार ने उसको बैन कर दिया, बैन किया। और अब देखिए आपकी संस्था, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं झोल था, लेकिन जब आज आलोक जी के साथ बैठे हैं पिछले एक लगभग बहुत लंबे 4 साल के अंतराल के बाद, लगभग बिल्कुल मैं लाइव हुआ वो दोनों से बात हुई। तो अब 4 साल बाद एक बात तो समझ में आई मुझे कि जिन लोगों ने आपसे एफिडेविट ली और ये कहलवाया कि हमने आग लगाई है, तो साहब वो आपको बैन कराने का पहला कदम है जो आपने दे दिया उनके हाथ में। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस संस्था के सारे लोग अपराधी हैं। तो जिस संस्था के लोग अपराधी हैं साहब, तो क्या वो संस्था रहने लायक है समाज में? नहीं है। तो और सरकार के पास तो आईबी होती है, सरकार के पास इंटेलिजेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। सरकार को अगर पता हो जाएगा कि आप लोग सभी लोग अपराधी हैं जी, तो सरकार आपको सही सलामत नहीं रहे, पक्का समझ लीजिए। अगर सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को एक संस्था के रूप में अलाउ किया रहने के लिए, इसका मतलब यही है सरकार ने इस बात को माना, स्वीकार किया कि डेरा संस्था में भले कुछ लोग गलत हो सकते हैं लेकिन डेरा गलत नहीं है। बिल्कुल। तो मालिक के पैरों, 2 चीज़ें आप ध्यान रखें। एक तो किसी के बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। जैसा आलोक जी ने कहा है कि भाई अभी अगर मान लो, अगर भारत सरकार को, क्या हमारे देश में जांच एजेंसी नहीं है, बहुत सारी जांच एजेंसी है, अगर उन्हें लगेगा कि सिमी के रास्ते पर डेरा सच्चा सौदा साहब, तो 4 साल पहले ही बैन कर दिया गया था। ताले लगे थे दरबार में, सुरक्षा के नाम पे ताला लगा दिया, भाई ठीक है जांच चलेगी अभी। उसी वक्त परमानेंट ताले लग जाने थे हमारे यहाँ। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को माना कि नहीं, ये एक आम संस्था की तरह ही संस्था है जो मानवता भलाई के काम करती है। बस फर्क ये कि ये बड़े स्तर पर करते हैं, लोग छोटे गली मोहल्लों में काम कर लेते हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी कोई संगठन जब बनता है उसके एक उद्देश्य होता है जी। डेरा का उद्देश्य होगा, आध्यात्मिक संस्था है। आध्यात्मिक संस्था होने के अलावा डेरा ने बहुत से सामाजिक कार्य भी निपटाए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लंबी सूची है इसकी, मैंने खुद दिखाया, टीवी पे दिखाया इस बात को। बिल्कुल। देखिए, एक संस्था के नाते एक ताकत बनते हैं आप, एक उद्देश्य पैदा होती है। देखो हम लोग बोलते मॉब मतलब क्या होता है? भगदड़ होती है, भगदड़ मॉब है। जब लोग 50-100 लोग खड़े हो गए, चार्ज हो गए, किसी दिमाग पे लग गया है, मारो पीटो हो गया, मॉब कहते हैं इसको, क्राउड बोलते हैं। कोई उसका उद्देश्य नहीं होता। लेकिन एक जब संस्था बनते हैं आप लोग, तो एक उद्देश्य से काम करते हैं। और संस्था का बनना, एक अच्छी संस्था का बनना देश के लिए भी जरूरी है जी। भारत से हम लोगों ने संविधान में, हमारे तमाम एक्ट्स में प्रोविजन है संस्था बनाने का। क्यों दिया प्रोविजन?
समाज जिंदा कैसे होगा अगर हम उस संस्था उसमें लोग ना जुड़ेंगे, कुछ अच्छा काम ना करेंगे। डेरा को एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में और डेरा को एक सामाजिक संस्था के रूप में रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा इस बात की है। बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक तोता लोगों का ग्रुप था। जी। तोता को एक हेड तोता ने समझा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब तोता ने याद कर लिया। तोता तो याद करने में माहिर होते हैं। हाँ। लेकिन याद करने के बाद फंस सभी गए उसमें, क्योंकि शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तोता लोग उतरे, दाना खाने को फंस गए। तो ध्यान दीजिएगा, हर कोई जो तोता बोल रहा है वो जरूरी नहीं सही जा रहा है। यहाँ पूरी कहानी बहुत स्पष्ट है आपके बीच में कि आप केवल बोलते रहेंगे हमें डेरा को बचाना, डेरा को बचाना, पर कर क्या रहे हैं आप? शिकारी के जाल में फंस रहे हैं। दाना सामने डाला जा रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है, वो उस संस्था को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो लोग फर्जी हैं, फ्रॉड हैं। क्योंकि मैं जो बोलूँगा अभी बात करने में कुछ दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं व्हाट्सएप में मेरे पास कुछ है कॉल इस तरह का, और एक बातचीत है मेरी और हमारे एक अजय प्रताप सिंह जी हैं जो कि एक चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और पहले डेरा जुड़े हुए थे डेरा से जी। मेरी उनकी आज बातचीत है। छोटी सी बातचीत है वैसे। कहने को तो मैं अगर अपने आप पिटारा खोलूँगा, मैं अपनी सारी बातें खोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा, बता रहा हूँ आपको। तो भूकंप लाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं अभी अलग फोकस पे हूँ, अलग कामकाज में हूँ। और जो भी एक सुन रहे हो अगर मेरी बातचीत है, बहुत सारे कमीने भी सुन रहे होंगे, मैं लाइव है तो बहुत सारे, हाँ सुन लेना। आलोक कुमार घर घुस के मार सकता है तुमको, ये वो आदमी है आलोक कुमार। ये बात चक्कर मत रहना, मैं जो था वही हूँ। मैं सिर्फ ये सब करना नहीं चाहता, नहीं क्रिमिनल थोड़ी मैं मारूंगा आपको। लेकिन ये दिमाग में तू निकाल दे कि तू साले बैठ के बकबक करेगा मेरे बारे में और मैं छोड़ दूंगा। मैंने सिर्फ अपने फोकस को बदल रखा है ना। मेरे हाथ में अगर मान लीजिए बंदूक है और निशाने पे मेरा ए भी कुछ भी एक पॉइंट है, अभी सी कुदल रहा, मैं मारना चाह रहा हूँ ए को, सी कूद रहा है, तो मैं क्या करूंगा? पहले ए को मारूंगा फिर न सी को मारूंगा। बिल्कुल। तो तू चिंता मत कर, जो भी सुन रहा है मेरी बात को। बिल्कुल। बर्बाद तो तुझे मैं कर ही दूंगा, लेकिन तुम लोग जो ये जो उछल कूद मचा रहे हो ना, चल नहीं पाओगे लंबा। जी, एक सवाल और है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग एक सोशल मीडिया पर एक ग्रुप मैसेजेस चला रहे हैं कि भाई हम पैरोल को तभी मानेंगे जब गुरुजी आएंगे, या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो क्या ये पूज्य हजूर पिताजी की आने वाली जो पैरोल है, बेल है, क्या उसमें बाधक नहीं होंगी सब चीज़ें? अवश्य। देखिए, जुडिशियरी कभी भी डेमोक्रेसी की चीज़ नहीं होती है कि हम उसके लिए मत दे। देखिए, आपको जो भी अपने मत को इजहार करना है, आपके जो भी मत हैं उसके लिए जनमत है, उसके लिए वोट है आपका जी। लेकिन जुडिशियरी को आपके जनमत से, आपकी ताकत से कोई मतलब नहीं। आप 4 करोड़ हैं कि आप 1 करोड़ हैं कि आप सोचते क्या है, वो मतलब नहीं। जुडिशरी एक मैथमेटिकल टर्म में सोचती है कि भाई ये टर्म है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है। उसको कोई मतलब नहीं सामने वाला नरेंद्र मोदी है कि सामने वाला रिक्शा वाला है, कोई मतलब उसको नहीं होता। ऐसा ही तरीका यही है। इसीलिए कृपया जुडिशरी पे अनावश्यक दबाव न डालें या उसको आप तोड़ने मोड़ने का प्रयास नहीं करें। ये इलीगल भी है और आपके लिए खराब भी है। आने वाले भविष्य में आप गौर से देखिएगा इस बात को। बिल्कुल। जो पंचकुला हत्याकांड हुआ है जी, वो क्यों हुआ है? वहां भी वही ड्रामा हुआ था। वहां भी यही हुआ था कि अनावश्यक तौर पे जुडिशरी ने माना कि हमारे पे दबाव दिया जा रहा है। जुडिशरी सख्त हो गई, आपके खिलाफ हो गई, सख्त हो गई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कभी भी सिस्टम से खिलवाड़ फालतू करना चाहिए। आप सभी लोग जो भी करना चाहते हैं कानूनी बाध्यताओं को समझ से करिए। आलोक सर, जो लोग संगत को इस तरह से बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जी, वो जो तमाम लोगों का क्वेश्चन है कि उनसे कैसे बचें, हमसे कैसे बचें। हाँ, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ उसको कैसे बचें। हम लोग अभी दिल्ली में हैं। एक मिनट जी। लगभग अभी 100 के लगभग देख रहे हैं आप सभी, तो आपसे निवेदन कि प्लीज़ आप मैक्सिमम शेयर भी करें। आज लगभग हम 4-4.5 साल बाद आलोक जी के साथ बैठे हैं। मुझे याद है शायद अक्टूबर में लास्ट हो गए थे हम लोग। हाँ, अक्टूबर याद लास्ट नहीं है मुझे। हाँ। तो अक्टूबर तक हम रहे हैं 2017 में साथ। तो मेरा आपसे निवेदन प्लीज़ आप शेयर करें कि पता नहीं कब दोबारा मौका लगेगा हमें आलोक जी के साथ बैठने का। 4 साल लग गए आज बैठने में। तो आलोक जी बहुत व्यस्त हैं, समय भी कम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत फ्री हूँ आजकल मैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहे हैं। हाँ। तो आप प्लीज़ शेयर भी करें, चाहे आपने एक बार किया तो 4 बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप शेयर करें और पैसे पैसे नहीं लगते और मेरे द्वारा कहे गए इन बातों को रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है, तो मामला कुछ कहना नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड रख लो। जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ साबित करके दिखा दूंगा, और नहीं दिखा पाया तो डेरा के सभी फॉलोवर्स जितना चाहे उतनी गाली दे देना मुझको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मेरी हर बात सच साबित होगी। आपने बोल रहा हूँ, जो लोग आपको सपने दिखा रहे हैं, जो लोग आपको अनसेंट बातें बता रहे हैं, वो एक ग्रुप है, गुप्ता एंड कंपनी, क्या है उसका, वट जो भी नाम है, ABCD, वो क्रिमिनल का गैंग है, वो बदमाश है, वो गद्दारों का गैंग है। मैं बता रहा हूँ कैसे, मैं कुछ याद दिलाता हूँ, मैं बताता हूँ। अब मैं फिर नहीं बोल सकता, कारण है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ विवाद खड़ा ना हो, वो तो 2 कौड़ी के लोग किसी का नाम ले लेते हैं वो लोग, मेरे पास वो क्लास नहीं है मेरा। हुआ क्या है कि एक बार आपके ही संस्था में किसी बड़े स्तर पे किसी ने मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि डेरा के कुछ गद्दार लोग हैं जो साबित तरह मीडिया में आते रहते, फिर उनका भी नाम नहीं लूंगा। जी जी। इन गद्दारों की आलोक जी पोल खोल दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ जी। मैंने भैया तैयारी शुरू की जी, और उन गद्दारों के घर तक पहुंच गया मैं जी। समझ रहे हैं, घर तक पहुंच गया मैं जी और 3 से 4 दिन का मसला था, कहानी खत्म थी। जी। पर यही जो गुप्ता एंड कंपनी है ना, इसी कमीने ने फोटो खींचा हमारे उन्हीं लोगों का। हम लोग तो स्टिंग करते हैं भाई, ओपन बात है, दुनिया जहाँ का बजाए, तो मैं तो चढ़ के बोलता हूँ, स्टिंग का पसंद करता हूँ। और बहुत खोजी पत्रकारिता जो है इस देश की सख्त जरूरत है, जो जरूरी है। कभी कोई चोर नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ, बिल्कुल बोलेगा क्या? बिल्कुल सही बात है, नहीं बोलेगा कोई भी चोर, तो करना क्या पड़ता है? तो स्टिंग होता है। हाँ जी, बात क्लियर, बहुत क्लियर बात समझिए। हमारी टीम में बहुत अच्छे स्टिंग एक्सपर्ट हैं लोग बैठे हुए। आपको भी स्टिंग करवाना मेरे पास आ जाइएगा, मैं स्टिंग करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ताल ठोक के बोलता हूँ, भारत के सभी लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। स्टिंग करना बहुत जरूरी है भारत के अंदर, एकदम सही काम होता है। स्टिंग बहुत जरूरी है, वरना इस भारत के अंदर जो दोगला चेहरा है उसको खोलना मुश्किल है। तो मुद्दा क्या हुआ कि मुझे कहा गया कि आप हमें हमारी हेल्प कर दीजिए तो बड़ा भला हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम गद्दारों को और पकड़ते हैं, आपके जो गद्दार हैं जी। तो यह तो बात उनकी बात सच होगी, हाँ, अगर सच होगी तो आप फंस जाएंगे, नहीं तो वो फंसेगा, और नहीं तो वो फंसेंगे। बिल्कुल भाई जांचने के लिए हमें जांच तो करनी पड़ेगी ना भाई। हमने जांच की का काम शुरू किया, जी। कहानी आगे बढ़ी। मात्र 3 से 4 दिन की दूरी पर थे मैं, मेरे जो जितने पात्र थे ना जी। उन पात्रों के साथ सेल्फी ली गुप्ता एंड कंपनी ने, ऐसा करके सेल्फी ले ली, और वो सेल्फी उठा करके इन्होंने उसको दे दिया और वो बच गए। ये सच्चाई है। और उसके साथ जो एक झा एंड कंपनी भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, जी। हाँ झा कोई नाम है, क्या नाम है उसका, ABCD। हाँ, किस कदर के लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं, मैं आपको कहा नहीं सकता। एकदम निम्न स्तर के लोग हैं ये लोग जी। तो आलोक जी, जनता को कोई पूछना है तो पूछिए आप लोग, मैं उत्तर दूंगा आपने तो खैर गोल रखा नाम, लेकिन मैं हिंट के साथ बोलता हूँ, संगत समझदार समझ जाएगी। जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर पूज्य वजीर पिताजी को रंजीत हत्याकांड में सजा हुई है, उस व्यक्ति के स्टिंग की तैयारी थी और स्टिंग लगभग डन था, लगभग कंप्लीट हो गया। तो जो आलोक जी के साथी थे उस वक्त, आलोक जी ने शुरू में कहा कि ये उन्हीं की मेहरबानी है जो हो रहा है सब कुछ, कि उन लोगों ने उस जो आलोक जी का स्टाफ था, जो उनके साथी थे, उनके साथ एक सेल्फी ली और उस फोटो को उस व्यक्ति के बेटे को भेज दी, जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर कि इन्होंने गोली मरवाई है रंजीत हत्याकांड में, जिस व्यक्ति के कहने से, ये मैं नाम अभी भी नहीं लिया मैंने, लेकिन आप सब समझदार हैं, उस व्यक्ति का स्टिंग कर दिया था, लगभग हो गया था। लेकिन जब फोटो भेज दी और पूछा कि क्या ये लोग तुझसे मिले, तो उधर जवाब मिला हाँ, तो अब सावधान हो जा, ये कहा गया उस व्यक्ति। अच्छा, ये बात मैंने आपके डेरा में संस्था के जो टॉप लोग हैं उनको बता दी है। मेरे से मुलाकात हुई है, उनको मैंने बता दिया कि तुम्हारे साथ ये जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी दूरी बनाई है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अब समस्या का समाधान ये है साथ संगत जी कि आप होशियार रहें, चौकस रहें, और जिस प्रकार सिमी को बैन किया गया है, ऐसे ही डेरे को बैन करने की बहुत बड़ी साजिश पर संभव नहीं है, लेकिन साजिश करता तो लगे हुए हैं। अगर आपके भी कोई और सवाल, आपके पास जो भी सवाल हैं, मान लीजिए कोई विरोधी है, मैं सब उदाहरण देता हूँ। घर है, मान लीजिए बड़ा घर है,
200-400 लोग मेंबर हैं उस घर में, बड़े घर में, जी जॉइंट फैमिली है, जी। कोई विवाद हो गया तो क्या करोगे? घर को बर्बाद करोगे, आपस में बैठ के बात करोगे? आपस में बैठ के सुलह होगी। Yes. तो आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर उनको परेशानी है, उनको मैनेजमेंट से परेशानी है, कहीं से परेशानी है, वो बैठ के बात करेंगे आपस में, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा जो मसला है मैनेजमेंट से या ABCD से, वो अपनी जगह पे, वो बहुत अलग है, वो आर्थिक है, वो एक आर्थिक मामला है मेरा उनके बीच का, वो है मेरा मसला, वो हम निपटेंगे उनसे। लेकिन सच तो सच है ना। सच ये है कि संस्था में आप सभी लोग अगर बिखर जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर अगर हो गए तो आप सभी लोग हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। डेरा को बचा लीजिए, डेरा को बर्बाद नहीं करिए प्लीज़। और जो आम जनता, हम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो भी हमें देख रहे हो, सुन रहे होगी, तो जो डेरा के लोग नहीं है पर ये प्रोग्राम देखेंगे बाद में, उनके लिए मेरा एक खास मैसेज है कि आप सभी लोग एक परसेप्शन के शिकार नहीं बनिए कि ऐसा है तो वैसा है, तो यहाँ है तो वहाँ है। ये पूरी मीडिया और पूरी व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त खेल करती है। आप सभी लोग को चाहिए कि आप समझिए कि जहाँ पे करोड़ों लोग जुड़े हैं या लाखों लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या सभी लोग बदमाशी है? सभी लोग बदमाश है? सभी लोग बेवकूफ़ है? सभी लोग पागल है? ऐसा नहीं होता। लोग, हो सकता है कि संस्था में ऊपर बैठे हुए लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे बदमाश होंगे, और हैं भी, हो सकता है, होंगे, पक्का है। लेकिन आपको उनको अलग करना पड़ेगा। दूसरा कि अभी तो आपका मामला सिर्फ CBI की कोर्ट में डील हुआ है जी। अभी आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आप ढंग से आगे बढ़िए जी, और ढंग से इस केस को परस्यू करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर ढंग से परस्यू करेंगे तो आप लोगों को आगे बढ़कर के न्याय मिलेगा। कुछ अजय प्रताप जी की चर्चा कर रहे थे। देखिए, मैं आज उनसे मैंने बातचीत की है, मेरे पास एक ऑडियो पड़ी हुई है, मैं सुनाऊं कैसे मुझे पता नहीं है। हाँ, कैसे सुनाऊं बताओ? सुनाना कैसे? आ जाएगी आवाज़? स्पीकर खोल दूँ ना? हाँ ठीक है। हाँ, मुझे असल में इन सब बातों का अनुभव नहीं है ना। अजय प्रताप जी हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मेरे उनके बीच की बातचीत में सुनाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और वो उसी एक सुनिएगा ध्यान से। हाँ, फिर से कह रहा हूँ, ये बातचीत व्यक्तिगत हम दोनों के बीच की है। इसका मैं सिर्फ सुना रहा हूँ कि मेरा अपना अधिकार है, आज अजय प्रताप जी को कोई ऐसी आपत्ति नहीं, इसलिए सुना रहा हूँ जी। और मैं सुना रहा हूँ, वेट करिए। मुझे असल में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लाइव वाइव का, समझे ना आप लोग, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। मैंने वो अलग ज़िंदगी में हमेशा काम काज किया, अभी अलग काम करना पड़ रहा है। चलिए ध्यान सुनिएगा, स्पीकर ये मैं सुना रहा हूँ। आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट दिखाइए, एक मिनट दिखाइए, बंद हो गया। हाँ ठीक है। आलोक ही बोल रहे हैं, आलोक कुमार बोल रहे हैं। हाँ अभी आपसे बात। हाँ, नहीं, मुझे लगा कहीं आप नंबर ना पहचान रहे हो, दोबारा बताना पड़ा मुझे। नंबर भी आपने बदल दिया है? नंबर तो बदलना ही था ना, वो नंबर मेरा वो इतने दिन से रखने के कारण खराब, मतलब ये हो गया, नंबर एयरटेल ने हटा दिया नंबर मेरे हाथ में नहीं था वो। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, मैंने बदला नहीं, बदल दिया गया, मैं कुछ कर जी। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि आप ने टीचर के रूप में इतने दिन बिताए। मैं थोड़ा सा से शुरू कर रहा हूँ, तो एक मिनट होल्ड करिए जरा, मुझे देखना पड़ रहा है मुझे क्या, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माइल दंदन सतगुरु तिरैया, जगजीत सिंह जी दंदन सतगुरु तिरैया। मुझे लगा कहीं आप नंबर ना पहचान रहे हो, दोबारा बताना पड़ा मुझे। नंबर भी आपने बदल दिया है? नंबर तो बदलना ही था ना, वो नंबर मेरा वो इतने दिन से रखने के कारण खराब, मतलब ये हो गया, नंबर एयरटेल ने हटा दिया नंबर मेरे हाथ में नहीं था वो। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, मैंने बदला नहीं, बदल दिया गया, मैं कुछ कर जी। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि आप ने टीचर के रूप में इतने दिन बिताए, सेवा किया समाज का, और अपने डेरा सच्चा सौदा के साथ भी बहुत सेवा किया है लोगों का, ठीक है, आपका बड़ा रहा इसमें,
ना सेवा जुड़े थे वहाँ, कोई खास सेवा नहीं किया, उसमें कोई हमारी रुचि भी नहीं थी। अच्छा, फिर क्यों जुड़े थे उसमें? यूं ही लोगों ने आग्रह किया तो चलो भाई गए वहाँ पर, मंत्र ले लिया, कोई दिन किया। बाद में गुरु जी जेल चले गए, तो उसके बाद फिर अपना देखा कि भाई बेकार है, बहुत सी संस्थाएं की बनी भी हुई, उसी में अभी तो इंडिया पड़े हुए हैं। अभी तो पेरोल पे बाहर आ गए ना वो। पेरोल पर आना कोई नहीं ना है, सजा तो है, पेरोल तो छुट्टी है उसी प्रकार से। अच्छा, जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं, दोष मुक्त क्या हो, इतना दिन तो सजा काफी हुई। हाँ, सजा तो अच्छा खासा हो चुका है, 5 साल होने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा बस आपसे जानना चाहते हैं कि आप मतलब हमने जो शख्सियत देखा है अजय प्रताप सिंह जी में, हाँ, वो ये देखा है कि वो हमेशा सच बोलते थे, और एक बड़ी इज्जत आपकी मैंने हमेशा की है। हाँ, बस एक बात समझना है मुझे आपसे कि क्या आपको लगता है कि हमको कितना पेन होता है अंदर में हमको, जब हम ये जानते हैं कि सच को दबा दिया जाता है, तो बहुत गंदा फील होता है, समझिए, बहुत ज्यादा गंदा। मतलब हमारा बस एक बात कहना है, जो तथ्य है, क्या तथ्य को कबूलने की हिम्मत हमें है? मुझे बस जानते हैं तकलीफ किस बात की है। मुझे संजीव झा नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस संजीव झा के असलियत को आप समझते हैं, और उसमें आपने मुझे साफ साफ कहा था कि इस आदमी को सिर्फ हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपका सेवा टहल कर देता है, आप तो मेरे पास नहीं आएंगे, पर ये मेरा यहाँ वहाँ ले जाते हैं, क्या करें, हम इसके लिए मजबूर है। ना उसके बाद नहीं, बड़ी बात है कि कम से कम वो खाना पूर्ति पड़ा हुआ है। जब हमको सुटेबल आदमी मिलेगा इनको आउट कर देंगे, नहीं है तब तक काम भी कुछ नहीं हो रहा है, संस्था भी पड़ा हुआ है, इसको कम से कम जिंदा रखे। इलेक्ट्रिसिटी हम देखिए कमर्शियल भर रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात, वो आपको देखिए, वो आपका वो संस्था आपकी है मूल तौर पे, जो न्यास है, जो आपका जो पीठ है, सॉरी जो ट्रस्ट है आपका, क्या क्या नाम है? आयुर्वेद सह मानव विकास न्यास। जी, आयुर्वेद सह मानव विकास न्यास, ये जो ट्रस्ट है ये आपका है, और आपका पूरी तरह से होने के चलते किसी को रखना है नहीं रखना है वो आपका है, आपका है, मतलब मामला है, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तकनीकी मसला ये भी है कि 2 या 3 लोग होना जरूरी है, वरना उसके बिना संस्था चलेगी नहीं, आपको नाम रखना उसका मजबूरी है। हाँ, तो एक हमारा होगा उसको तो हमको कुछ तो सोचना है, ट्रेजर हमारा है जी, ये तो हमारा अपना आदमी जी, भाई बड़ा सेवा भी करता है, गया से देखिए सत्तू ले आता है, सामान ले आता है, सब करता धरता। जी जी जी, इसके बड़े भाई हम लोग साथे पड़े हुए थे। जी जी, इतनी निकटता थी कि हम तो बेचारे दुनिया से चले गए, लेकिन जब कोमा में थे तो हमारा ही नाम उनके मुंह से बराबर निकलता था, बच्चन जी बच्चन। कब देहांत हुआ उनका? देहांत होगा करीब 3-4 साल हो रहा है। अच्छा अच्छा, 3-4 मिनट का वीडियो है, ऑडियो है, सुन लीजिए आप लोग, और बचा हुआ 3-4 मिनट और है, ध्यान सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। हमें खुशी है कि मेरे बाद मेरा एक महत्वपूर्ण बात आएगी, ध्यान सुनिए। जी, मैंने इसको एडिट नहीं किया परिणाम ऑडियो जो है उनका छोटा भाई है, बड़ा भाई का रेस्पेक्ट देता है, आईसीबी जिम्मेवार पोस्ट जो था ट्रेजरर वाला उसको सौंपा। जी जी, और इसी के लिए ट्रस्ट का मैंने आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब इसका रिमॉडलिंग किया था। जी, अब भगवान की कृपा है कि रिमॉडलिंग होने के बाद इसको जो अध्यक्ष थे जिनका पावर मैंने दिया वो बेचारे दुनिया से चले गए। सेक्रेटरी में थे, वो ढंग से अपना मनमानी करते थे तो वो भी आउट हो गए। नहीं, देखिए जो गलत करेगा उसको तो आउट होना जरूरी है। हाँ, देखिए संजीव झा की तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं ट्रस्ट में, तो मतलब ही नहीं है बारे में आउट है या इन है, मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट में कोई तो टेबल मिलेगा तो इनको भी आउट कर देंगे। हाँ, नहीं, वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें हमारा कोई क्लेम नहीं है, ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है, ना मतलब इस मुझसे। हाँ, आपसे बस एक बात के लिए कहना चाहते हैं, क्या अगर हमारे अभी सामने ईश्वर खड़े हो जाए हम दोनों के सामने, ठीक है, तो आपको लगता है बहुत छोटा सा मसला है, बात एकदम कतई, अगर हमको मेरे लिए
वो एयर टिकट जरा ही मसला होता, 1 रुपया का ये मसला होता, आप सीधी सी बात समझ लीजिए। हम कोई भी धन्ना सिद्ध तो नहीं है, हम खुद फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशानी है, वित्तीय परेशानी हो गए, वित्तीय परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी, या उसके पहले भी बात बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमको इस बात का कितना गंदा लगा कि आप अपने पत्नी के दाह संस्कार में जा रहे हैं, वहां पे बनारस जा रहे थे। और मैंने ध्यान से सुनिए, इसलिए खाली किया था कि आप मौजूद हैं, आपकी मेरी बहुत ज्यादा इज्जत थी आपके लिए। और जैसे मुझे संजीव झा ने फोन किया कि एयर टिकट कराना है, 2 लोग जा रहे हैं, एयर टिकट कराना है, मैंने तत्काल बुक करा के भेज दिया कि हाँ ये लीजिए करी। लेकिन ये मेरा जेस्चर जो है, जो मेरा अच्छी भावना मेरी है, क्या उस अच्छी भावना का मजाक नहीं हुआ? हमको बुरा नहीं लगा कि हम जिनके लिए, जिनको हम इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उनके तरफ से उनको जब हम स्पष्ट बता दिए हैं कि ये टिकट का पैसा हम नहीं लिए, संजीव झा का ये बोलना सही है या गलत? आपको बताया कि संजीव झा ने? नहीं भाई, ये तो काफी दिनों बाद क्लियर हुआ ना। हाँ नेचुरली, 5-6 महीने के बाद की बात है मेरे ख्याल से, 5-6 महीने बाद ये बात हुई हम दोनों की। तब क्लियर हुआ जबकि आप हमने कहा था रेल टिकट के लिए जी, तब कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। हाँ हम बिल्कुल, नहीं लीजिएगा, हम वैसे ऊपर किसी का नहीं लेते। तो आपने कहा कि हवाई टिकट दिया था तो उसका पैसा हम दिया था, नहीं दिया, हाँ नहीं दिया भाई। हाँ और तब भी मैंने पूछा उससे हाँ कि हम तो ज्यादा वहां पर दे दिया, जबकि आउट ऑफ साइट में बैंक में डिपॉजिटर का रहना मौजूद है। अब देखिए कितना भरी आदमी बनारस का था बैंकर, जी जी, गए वहाँ कहीं के देखिए उनको होना चाहिए था कि अभी पत्नी का श्राद्ध किया कहानी सिंपल है। अजय प्रताप सिंह जी को जाना था बनारस, उनकी पत्नी का दाह संस्कार होना था। जी 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 जी, तो अच्छे लोग संसार में बहुत सारे हैं। मैंने टिकट कटवाया था इनका, उसी पर हम लोग वहाँ से उठे तो चलेगा। अभी बता रहे हैं आगे कहानी। जी बात नहीं नहीं, मेरा बस एक ये कहना है इस बात पे 2 मिनट के लिए ध्यान दिया जाए कि ये मुद्दा पैसा कौड़ी का बिल्कुल नहीं। आपने मेरी बात समझा जाए, मेरी बात, हम इतना रुपया खर्च, हम कभी जिंदगी में से सोचते हैं, हम सोचते ही इस तरह से, मेरा सोचना अलग है। बुरा चीज है कि अच्छा से अच्छा रिलेशन को खराब कर सकता है, खराब से खराब को 17,000 रुपए का मैंने टिकट बुक करवाया था इनका। बस यही भूमिका है कि जब संजीव झा ने फोन किया आपके बिहाफ में कि आपको टिकट, आपको आपके पत्नी दाह संस्कार में जाना है, टिकट तुरंत कटवाना है, तुरंत जाना है, मैंने टिकट तुरंत करवा के भेज दिया। इसके अलावा मेरी क्या भूमिका है इस पूरी कहानी में? कोई भूमिका है इसके अलावा बताया जाए? और कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर हम तो बस इतना ही चाहेंगे ना कि हमारे प्रति मन में आपको ये भाव नहीं हो कि हम पैसा का लेन देन आपसे किए इस तरह से। हम तो, अगर आपकी पत्नी है और हम आपकी इज्जत करते हैं तो हम उनकी भी इज्जत करेंगे। इतना बड़ा मामला हो गया, आप जा रहे हैं तो हम उस जगह पे, मेरे यही जैसे तक हम किसी की वजह तो पैसा नहीं लेंगे इस कहानी में। जो हम टिकट कटवा दी टिकट, हम पैसा नहीं लेंगे। इस बात को संजीव झा ने आपको इंटीमेट क्यों नहीं किया? बस ये पूछना है कि आपने कहीं पूछा नहीं, तुमने मुझे इंटीमेट क्यों नहीं किया भैया? अगर उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया तो क्यों नहीं बताया आपको? कम से कम बता देता आपको पैसा, उन्होंने पैसा नहीं लिया, उल्टा पैसा तो जेब में रख लिया ना। वो तो बताया कि पैसा लौटा दिया तो ठीक है भाई। फिर अगर आपको हमने कहा था कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करवा देते तो आपने बात क्यों नहीं, उस बात ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बहुत फर्क पड़ता है, फिर अब आएगा तो हम बात करा देंगे ना, अभी तो हायर ही नहीं। नहीं, आप समझ, आप अभी वो तरीका थोड़ी 4 साल के बाद, 3 साल बस के बाद, 1 मिनट और सुन लीजिए। 4 साल का हो तो बिल्कुल अभी भी हो सकता है। नहीं, क्या बात कर, बहुत काम की बात बोलने जा रहे हैं। नहीं, हम आपसे बात पूछते हैं कि मेरा कॉल, हम किससे बात करेंगे नहीं करेंगे। जिस समय ये बात हो रही थी हम तो कहेंगे कि आलोक जी से हमारी बातचीत करेंगे, वो पैसा हमने लिया ही नहीं, अब तुम कहते हो कि हम दे दिया। अब करेंगे इस बात को, अब करेंगे इस बात को। हाँ, अब करेंगे। क्यों उस समय जिसमें आपने आपसे बोल रहा है कि मैं बात करवा देता हूँ, आपने क्यों मना किया था? मुझे बात मत कराइए, छोड़ दीजिए, मत करिए, मेरा सेवा। उस टाइम कहा था, हमको बताया कि हमने उनको लौटा दिया तो ठीक किया भाई। भगवान जानता है। एक ही बात बोलेंगे आपको, हम सुनो। क्या आप जो बोल रहे हैं, क्या ईश्वर के सामने बोलेंगे कि करना सही था उस समय आपका? और ऐसा मुझको कितना पेन हुआ इस बात से, कोई मतलब इसका नहीं है। क्या ऐसे ही काम करते हैं सभी लोग धरती पे? अगर यही काम आपसे हमने किया होता, कैसा को फील होता? कैसे, मतलब संजीव झा के कृत्यों को आप डिफेंड कर रहे हैं कि जो उसने कहा किया ठीक किया संजीव झा ने? संजीव झा ने जो कहा तो संजीव झा ने किया वो ठीक किया, सही है? ये ठीक तो नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल गलत किया है। अगर कहा, इसमें कुछ डाउट है अगर हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता है कि मुझे पैसे, आपको संदेह है आपको मुझे पैसे मिले कि नहीं मिले?
ये कोई संदेह का मुद्दा है? आपको नहीं पता है? आपने मुझे तो कम 3-4 बार बोला, उसके बाद भी बोला है कि पता नहीं, मैं कब से नहीं कहूंगा। बस सब अच्छा है, ईश्वर समझते होंगे सच क्या है, और ये बहुत ही ज्यादा अब अजय प्रताप सिंह जी बताएंगे संजीव झा कैसा मुझे व्यक्ति और है। बातों से मतलब नहीं है, लेकिन इस बात के द्वारा आपके द्वारा भी ये नहीं मतलब उछल कूद मचा रहा है मुझे आजकल। नहीं बोला एक बार भी संजीव झा गलत आदमी है। मुझे 17 बार बोला उस समय कि संजीव झा गंदा आदमी है, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूं मैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो किया उसने ठीक किया है, उसने भी ठीक किया। मैंने तो आपको सही किया, जो आदमी ऐसा किया तो बहुत गंदा है। ऐसा किया है, आपको पता है ये बात? आपने बता रहे, आपने मुझे कई बार एडमिट किया कि वो आदमी गंदा है और उसने ऐसा किया है, और मैंने आपको ये बात बोला भी, पूछा भी है आपसे। बस ये बताएंगे उसी समय पर्पस क्या है उसका। बार बार कह रहा है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल अभी फोन लगाते हैं, अभी आप बात तुरंत करिए, तो आपने बोला कि छोड़ दीजिए। क्यों उसमें छोड़ने के लिए बोला? मेरे पीछे, पीठ के पीछे कोई आदमी बार बार झूठ बोल रहा है आपको। उसको बात है कि यहाँ 40 किलोमीटर दूर है, तो हम फोन लगाए तो इससे कॉन्फ्रेंस करा दो। नहीं, वो तो हम करवा रहे थे ना, वो हम करवा रहे थे, आपको हम ये कह रहे थे कि मैंने कहा इतना ही नहीं, एक बात और जान लीजिए जी। हेलो, 25,000 का तो उसको मैंने चेक पकड़ा दिया जी। 17,000 एयर टिकट का गया जी। रेस्ट कितना बचा? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया क्या बनारस से दिल्ली आने का 8,000 खर्चा होता है? नहीं, बताइए हमको। आपको मतलब पता है कि उसने तो पैसे रख लिए अपनी जेब में, वो अपने वो आपके साथ जो गए। हमने समझ लिया एयर टिकट लगाए तो उसके वापसी तक का जो 25,000 दिया, इसलिए दिया कि वहां से हॉस्पिटल जवाब दे दिया, सब एम्बुलेंस में लेके बनारस आज चल दिए। बनारस आने से 2 घंटा पहले उसका देहांत हो गया जी। और यहाँ आने के बाद मैंने उसका दाह संस्कार किया। हम यही जानते हैं कि 25,000 रुपये जो मैंने लगाया, कम से कम एक काम में लगाया कि अंत समय में हमारे हाथ से उसको अग्नि संस्कार दिया। नहीं, वो तो एक अलग मतलब बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम उनका जो दाह संस्कार हुआ बनारस जैसे जगह में उनका दाह संस्कार हुआ, ये तो अलग बात है, ये अलग अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उनको उनका मतलब ये हम यही समझते हैं कि 25 जो हमारा था बात वो दाह संस्कार में हम लगा दिया। भाई चलो, नहीं जाते, ट्रेन से आते नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं मानते हैं। बस एक बात, बस ये मुद्दा नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए वो एक अलग मुद्दा, आस्था का मुद्दा है। मुद्दा बस इतना सा है, आपसे पूछ रहा हूँ, आज अगर किसी अच्छे आदमी का 10 पॉइंट होता है, किसको 10 पॉइंट नहीं सबसे अच्छा क्या बोलते हैं संजीव साहब, कितना पॉइंट दीजिएगा आप? 0। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आप समझते हैं कि 0 है वो आदमी। चलिए अच्छी बात है। और आज जो है आपको लगता है कि जो बाबा राम की जो उछल कूद कर रहा है, जो भी कर रहा है संजीव झा, क्या वो मन से कर रहा है? सही मन से करता है? आपको लगता है? सही मन से नहीं कर रहा, वो बिजनेस कर रहा है उसमें। अच्छा, चलिए, ये जो बात कर दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोटी बात है जी। ये हाई कोर्ट में उनके फेवर में जो रिट फाइल किया, हाई कोर्ट में लाखों से नीचे का खर्चा बैठता नहीं है। संजीव यहाँ का औकात है लाख रुपए लगाने का जेल से जी। और एक टीम अलग से बन गई, वहाँ कहा ना कि पैदल वहाँ पर बन गई है, वही तो आपस में कनेक्शन करता है, उल्टा पुल्टी गुरु जी के फेवर में कर रहे हैं, रोटी फेंक सब जानते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो आपको जैसा उचित लगे, आपको जब जो कदम उठाना हो आप उठाएं, ठीक है। और हमसे अगर कभी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमको माफ कर दीजिएगा। भूल चूक क्या होगी, आप साथ में रहे, सब कुछ ठीक है। ठीक है, जब हम मॉडलिंग कर रहे थे उस समय भी आप साथ में थे, सब कुछ था, लेकिन बैड लक है। कोई बात नहीं। मेरे लाइफ का जो कुछ भी हुआ है, 2 बातें हम आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं। नंबर 1, कि हम ईश्वर के भरोसे जीते हैं, उसके अलावा किसी की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए अगर मेरे में दम होगा और हम सच्चे आदमी होंगे तो आज निकले या कल निकले, हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानेगी कि आलोक कुमार फिर से लौटकर अगर मेरे में दम होगा तो, नहीं अगर लौट के आए तो मान लीजिएगा हम झूठे थे भाई, मान। चलिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। लौट के अब मैं बहुत सारे लोग समझ नहीं पा होंगे, तो ये दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप लोग। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्या है मामला। अजय प्रताप सिंह जी के वक्तव्य को मैं इतना तवज्जो क्यों दे रहा हूँ? एक व्यक्ति कुछ बोलता है, क्यों तवज्जो दे रहा हूँ? उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है,
मतलब उनका ट्रस्ट है, मतलब जी। उस ट्रस्ट में मैं भी था और संजीव झा भी था। बाकायदा संजीव झा और मुझको उन्होंने शामिल किया था उस ट्रस्ट में। तो ये संजीव झा इनके पास सारी बातें बकबक करता है, मतलब जितनी बहुत क्लोज हैं अजय प्रताप सिंह जी। जी संजीव झा से, अंदर की सारी बातें बता देगा कि मैं ये यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ, बता देगा, इनको बता देगा। तो यानी बहुत क्लोज व्यक्ति संजीव झा से हैं। और हुआ क्या था कि एक बार मैं अपने घर में कहीं था, मेरे पास फ़ोन है संजीव झा का कि इनके पत्नी का देहांत हो गया है, तो उनको तुरंत जाना है बनारस, तो वो प्लेन का टिकट लेना पड़ेगा और उनके अकाउंट में एटीएम की सुविधा नहीं थी, एटीएम की। तो उन्होंने बोला कि आप टिकट बुक करवा दीजिए तो कम से कम आपको आके पे कर देंगे। मैंने कहा मुझे पैसे वापस चाहिए नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने दोनों टिकट बुक करवा दिया, क्योंकि टिकट तुरंत बुक कराना पड़ा, टिकट थोड़ा महंगा, तो टिकट महंगा मिला मुझको। 17,000 रुपये का टिकट बना हमारा, टिकट दे दिया इनको मैंने। ये चले गए वहाँ, 25,000 रुपया निकाले उन्होंने, अजय प्रताप सिंह जी ने 25,000 रुपया दे दिए संजीव झा को कि 17,000 रुपये देना है आलोक जी को, ठीक है, एयर टिकट का, और 8,000 आप जाइए, इससे वापस चले जाइए, वापस दिल्ली आ जाए, चले जाए वापस बनारस से। वही बता रहे थे वो। अब संजीव झा ने मुझे कॉल भी किया था, सच है ये, मुझे पूछा कि सर वो अपना अकाउंट नंबर दीजिए तो आपको हम 17,000 भेज देते हैं। तो उनको मैंने बोला कि ये मैं काम नहीं करता इस तरह का, मैं कोई टिकट एजेंट नहीं हूँ, ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं अजय प्रताप सिंह जी के मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनको एक ज़रूरत पड़ी, मैंने पे कर दिया, मामला ख़त्म हो गया, मैं थोड़ी मैं उनके पैसे लेन देन करूँगा। मैंने 17,000 रुपये उनसे वापस नहीं लिए। ठीक है। अब अगर मान लो विजेंद्र जी आप ऐसा कुछ करोगे, मुझे ऑफर करोगे लेने का, मैंने मना कर दिया, आपको रमाशंकर जी ने मान लो दिया है पैसा, दे दो आलोक जी को, और आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया, तो आप उनको बताओगे नहीं बताओगे? बिल्कुल। हाँ, कि पैसे नहीं लिए आलोक जी ने, ये बात संजीव झा ने नहीं बताई उनको। फिर दोबारा 6 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आया अजय प्रताप सिंह जी का कि आलोक जी मुझे टिकट करवाना है ट्रेन का, मेरे को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा टिकट बुक करवा दी, 3,500 रुपये लगेगा आपके टिकट में, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा मैंने 17,000 आपसे नहीं लिए तो 3,000 किलो। तो मैं 3,500 रुपये लूँगा आपसे, मैं अभी टिकट तुरंत बुक करवा रहा हूँ, चिंता मत करिए। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैंने पैसे दिए हैं आपको। अब देखो बात ये नहीं है कि मैंने दिए हैं कि लिए हैं, पैसे का मुद्दा नहीं है, ये चोट लग गई मुझको बड़ी बुरी तरीके से। अब इसी मुद्दे पे जब मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात और है जिस बात को अभी उन्होंने फ़ोन पे नहीं बोला है, इन्होंने मुझे बताया था बात करने में कि संजीव झा का उद्देश्य क्या है डेरा में, जो कुछ उछल कूद कर रहा है ये बाबा राम रहीम के लिए। तो इन्होंने बताया था उसका उद्देश्य कब्जा करना है। आप तो ये अलग मुद्दे में बोल रहे हैं कि वो 0 नंबर दूंगा, मैं उसको 0 नंबर दूंगा, 0 नंबर दूंगा, क्योंकि वो लोगों से कलेक्शन करके उस पैसे का दुरुपयोग करता है। जब जो व्यक्ति मुझसे ये काम कर सकता है आपसे क्या कर रहा होगा समझ लीजिए आप। अब वो उसी गैंग का हिस्सा है, जो गैंग है कोई व्यक्ति विशेष तो कर नहीं सकता, पूरा सिस्टम को कब्जा लेने नेचुरली ये बात मैं बता दूं आप लोगों को। एक पूरा देखो बात समझाता हूं मैं आपको। ये सिर्फ जैसे चावल को समझना है कि चावल पका है कि नहीं पका है। एक मिनट, चावल को समझना है, क्या चावल पूरा देखते हो, दाना ही देखते हो? एक दाना मैंने दाना दिखाया है आपको, चावल कैसा आप समझ जाइए अपने आप, पकाया नहीं पकाया। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो इतना डीपली आज कुछ चीज़ें पता लग रही हैं कि भाई उनका मकसद क्या है। अक्सर पूछते हैं लोग ना कि उनका मकसद क्या है। मकसद मैनेजमेंट सारी जेल चली जाएगी, मुख्य से अगर सारे जेल चले जाएंगे, फिर चलाएगा कौन? हम चलाएंगे ना, ये मसला है। मैं अक्सर कहा करता था इन बातों को, संतोष बहन आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात पर, क्योंकि कई बार हमें दिखता कुछ है होता कुछ है। आलोक जी इतना डीपली इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उस टीम के जो जनक है ना वो यही है साहब। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, कान पकड़ता हूं। ये जो आज हुआ क्या था मुझे पता नहीं था भाई साहब, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं जी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कई बार ईश्वर के भी कृपा से शिव ने भस्मासुर को पैदा कर दिया, दे दिया वरदान, भस्मासुर को दे दिया वरदान, और उन्हीं को चलाने आ गया। वो 2 करोड़ का गुप्तान कंपनी मेरे बारे में बताता है कि मैं गलत हूँ सही हूँ, उसकी औकात क्या है बताइए? मैं छींक भी दूँ तो उड़ जाएगा वो 2 करोड़ का डेंटिस्ट हो गया तो भी ये भी साला क्या है, औकात क्या है बताओ मुझे, औकात क्या है इन लोगों की? आलोक जी ने जैसे भगवान ने कहा कि
भगवान से कहा बचपन सुनने की, प्रभु मुझे एक ऐसा मन, ऐसी ताकत, ऐसा वरदान दे दो मैं जिस पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है तथास्तु। ऐसे आलोक जी से मिले आकर के कि भाई हम तो डेरे के पक्षधर हैं। आलोक जी को भी लगा कि हाँ पक्षधर, चलो जी हम तुम्हारे साथ हो लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जब स्टिंग का धोखा इनके साथ हुआ तो लगा यार तो मामला गड़बड़ है। और बता दूं, दुनिया को मैं पकड़ूं, जी ये कमीने दिन रात मेरा स्टिंग करते थे, मुझे पता था ये करते हैं, लेकिन जब मैं गलत हूं ही नहीं तुम रिकॉर्ड करते रहो जो बिल्कुल। अरे मैं जो पीछे हूं कर देगा पीछे, वही सामने हूं। अब मैंने खुल्ला बोलता, मैं स्टिंग करवाता हूं, मैं उसको उचित मानता हूं। चोर ऐसे समझ में नहीं आते। चोर कहीं बोलेगा मैं चोर हूं, उसको तो पकड़ना पड़ता है चोर हो। और जब पुलिस वाले इंटेलिजेंस करते हैं तो सही, सरकार करे इंटेलिजेंस तो सही, तो हम करें तो गलत कैसे? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हाँ, चोर भी पकड़ने के लिए स्टिंग ही तो होते हैं तो सरकार के पास भी। सरकार क्या करती है? सरकार भी तो इंटेलिजेंस अपना लगाती है। बिल्कुल। एक डेमोक्रेसी में रहते हैं हम लोगों को पूरी आज़ादी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल में कहा है कि खोजी पत्रकारिता मर रही है। जज साहब इसीलिए मर रही है कि जो खोजी पत्रकारिता करेगा उसको आप जेल भेज देते हैं महाराज। बिल्कुल, स्टिंग का मतलब जासूसी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये आज की नई परंपरा स्टिंग नहीं का है। मतलब सुनो, स्टिंग अंग्रेजी का शब्द है डंक मारना, डंक। हाँ, आप देखो, जब किसी को पकड़ते हो, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ना गलत है क्या? वो तो करेंगे। संतोष जी, हम ये नहीं कह रहे कि आपसे पैसा मांगा जाए, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, मंशा क्या है, उस पर चर्चा है। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ना आज की, अक्सर सवाल होता है दिमाग में, आपके भी सवाल दिमाग में, मेरे भी सवाल दिमाग में, यार अच्छा कर रहे हैं, अगर सारे मैनेजमेंट वाले चोर हैं। संतोष जी मान लिया कि पैसा नहीं मांग रहे, मान लिया, मैं नहीं जानता हूँ क्या मोडस ऑपरेंडी है, पर उनका उद्देश्य ये बता रहे हैं विजेंद्र जी क्या है। उद्देश्य वही है, वो मैं जानता हूँ। मैं चूंकि नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है बोलने का, मैं कैसे बोल सकता हूँ उस बारे में। पर मेरे से व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें कबूली थी, तो मैंने कई बार कहा भी कि देखो अगर आपको संभालना भी है मैनेजमेंट, हाँ, तो आप ऐसा करना कि दोबारा ऐसी गंदगी ना हो। पर मेरा मामला कुछ और था, मैं सोच रहा था कि ये लोग डेरा की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं था ये बात कि ये लुच्चाई पे आ जाएंगे ये लोग। अच्छा आलोक जी, पता है एक अभी एक मसला हुआ हाल ही में, कल परसों एक इंटरव्यू देखा मैंने, उसमें एक जैसी तरह की पैरोल होती है जी, एक टीवी क्या वो यूट्यूबर्स हैं वो भी, उन्होंने एक डिबेट रखी, उसमें बुलाया गया हमारे साथी को भी, और एक सिख महानुभाव भी थे उसमें। उन्होंने कहा कि राम रहीम जी की पैरोल का हम विरोध करते हैं, बड़े खतरनाक आदमी है, ये बेअदबी इन्होंने कराई है, ये सब करा। इतने में हमारे वाले कहते हैं हाँ जी बेअदबी हुई है, हमारे वालों ने बेअदबी की है, ये 3-4-5 लोग हैं जिनको लुकआउट नोटिस जारी किया, जो भागे फिर रहे हैं, वो ये नाम है हमने सरकार को भी दिए हैं। तो अब ये समझो कि वो व्यक्ति जो सिख समुदाय से आते हैं वो कह रहे हैं कि बेअदबी डेरे वालों ने कराई है, डेरे प्रमुख ने कराई है, और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। बात समझाता हूँ जी। देखिए, समूह बन करके एक समूह के रूप में दूसरे समूह पे को गाली देना बड़ा आसान है। हिंदू हैं तो मुसलमान खराब है, मुसलमान हैं तो हिंदू काफिर है ना? बिल्कुल। हाँ, हम ईसाई हैं तो ये सब असभ्य हैं बाकी लोग, है ना? बिल्कुल। ये सब आपके बुद्धि की खराबी है। संस्थाओं में, खासकर बड़ी संस्थाओं में विरोध तो है नहीं कि 5-10 लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए, मैं जवाब दूँ। एक सवाल है बहुत अच्छा। क्या है सवाल? हवाई जहाज का टिकट भारी पड़ रहा है साहब 10 किलो घी पे, आप समझें इस बात को। हमारे साथ क्या हुआ, एक बार एक बच्चा गिर जाता है, और बजरंग जी ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कई बार कह चुका हूँ, दोबारा सुना रहा हूँ आपको। अच्छा। एक बच्चा गिरता है बोरवेल में, फतेहवीर नाम का, पंजाब के अंदर बोरवेल में गिरता है, और एक हमारे मित्र हैं रंजीत, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो भी आजकल उसी टीम का हिस्सा है, शरीक है उसमें। ये 2018 की बात है, आई थिंक 2018 में हम सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था कि कौन कौन आदमी कैसे कैसे कहाँ किसके तार लगे हुए। हमें उधर से $US भेजे जिसकी अमाउंट 5,000 रुपये बनता है। अच्छा। हमें ये कहा गया कि भाई आपने उस 5,000 रुपये का घी खरीदना, 500 रुपये किलो के आसपास था, 5 किलो घी खरीदना है, 10 किलो घी खरीदना है 5,000 रुपये का, उसे लेकर के आपने उस व्यक्ति को देना जो
बोरवेल में गिरे हुए बच्चों को निकालने में सबसे आगे काम कर रहा है। जग्गा नाम था उसका। घी से क्या संबंध था? हाँ वही बता रहे हैं। हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मसला है इसका। अगर किसी को पैसे देना है सीधा पे कर दो आप। हाँ, उन्होंने कहा कि आप घी घी खरीद कर उनको कोई पूजा पाठ थोड़ी हो रहा है। तो हम गए साहब, अब पहुंचे हम रास्ते में, डेरे में पहुंचे, वहाँ देखा घी आउट ऑफ स्टॉक था। ठीक है, हम पहुंच गए। अब घी के चक्कर में थोड़ी खड़े रहेंगे वहाँ पर, घी खरीदेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। सही है, सही है। हम वहाँ से छोड़ करके हम सीधा फतेहवीर के वहाँ पहुँच गए गाँव में, जी, जहाँ पर बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है। ठीक है। रात को रुके, सुबह तक रहे, वहाँ कवर किया, जो हमें करना था सच के पे दिखाया, हमने अपने वापस लौट आए। ठीक है। लौटते वक्त ही हमने, जिस व्यक्ति ने हमें पैसा भेजा वो हमारी टीम का हिस्सा थे उस वक्त, अच्छा, आज नहीं है। हमने उनको कहा कि भाई जो आपने पैसे भेजे थे उसका घी नहीं मिला, हमने जगह को घी नहीं दिया है। तो उनका रिप्लाई था हमें कि भाई ठीक है, नहीं दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब इस पैसे का, हमने कहा क्या करें इस पैसे का? उसने कहा कि जैसे अब तक तुम मेरे भेजे गए पैसे को परमार्थ में इस्तेमाल करते हो। परमार्थ का ऐसा कि गाड़ी के अंदर 4 लोग होते थे, मैं, रमेश जी कब बाहर चले जाते थे अक्सर, मैं, कृष्ण, मोटा बिजनर, संजय, हम 4 लोग अक्सर रहा करते थे। लेकिन उस वक्त चारों नहीं थे, मैं और रमाशंकर साथ में गए थे और एक गांधी जी थे वो साथ में थे। उनको तो पता नहीं था, इनको भी नहीं पता कि मसला क्या था घी का। उन्होंने कहा कि जैसे 5वीं सवारी, उसने कहा हमेशा कि हम रहेंगे, और वो अक्सर पैसे ही भेजे उसने। हमने उस पैसे को पेट्रोल में यूज़ किया। उस दिन भी उन्होंने कहा कि इस पैसे को आप पेट्रोल में यूज़ कर लेना। हमने कहा ठीक है। वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल में यूज़ कर लिया। अब मज़ेदार बात देखिए, ये बात है 2018 की। 2021 में अभी कोई 4-6 महीने से वो देसी कह रहे हैं, ब्रजेंद्र देसी घी चोर है, ब्रजेंद्र देसी घी खा गया। मैंने वही लोग, अब वही एक सवाल एक व्यक्ति ने किया, सर जी जो लोग 10 किलो घी का हिसाब नहीं दे सके, वो हिसाब औरों को करवाएंगे। हमने इस बात का स्पष्ट भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पहली बात तो कि मुझे समझ में नहीं आया कि जो बोरवेल से निकालेगा उसको 10 किलो घी का क्या प्लान क्या था, मुझे नहीं आइडिया। वो खैर आपको अपनी इच्छा है, मैं क्या बोलूँ उस पर। विजेंद्र जी का अपना वर्जन है, ये अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने आपको अपनी बात बता दी। मैं कोई गिरोह तो है, मैं गिरोह बनाने नहीं आया हूँ इनके साथ कि भैया हम और तुम एक गिरोह में बैठे हुए हैं। मैंने अपनी बात रखी आपके सामने, और मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखो, विजेंद्र जी हों या ABCD कोई भी हो, निगाह सब पे रखिए आप, हर आदमी पे निगाह रखिए। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल पाक साफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी निगाह रखनी पड़ेगी, सब पे रखनी पड़ेगी। निगाह संस्था पर भी रखिए आप लोग, लेकिन टूटिए मत, बस इतना कहना था मेरा। एक, जो लोग तोड़ रहे हैं, मैंने उनकी क्रेडिबिलिटी कोड के बारे में बताया। क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी, जो मात्र 17,000 रुपए के लिए, 17,000 बहुत छोटी है, छोटा सा रकम, बहुत छोटी रकम है। 17,000 रुपए के लिए जो व्यक्ति ये खेल कर सकता है। अच्छा आलोक जी, एक बात और रोकना चाहूँगा, अगर ये कह दिया होता कि मैं घी दे चुका हूँ जी, तो क्या पता लग पाता किसी को कि मैंने दिया है नहीं दिया है? कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं किसी के पास। और हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी आपत्ति है 10 किलो घी के, 10 किलो घी ले लीजिए, आप जब चाहे ले लीजिए। हमने कहा कि हमें पता तो हम पहुंचा देंगे भैया, पैसा चाहिए, पेटीएम नंबर तो हम पेटीएम कर देंगे, खत्म काम। ये सब कुछ, लेकिन एक्चुअली ये मसला दूसरा एक बात और बता रहा हूँ। प्रतिनिधि जब चल रहा था, बहुत लोग कहते थे डेरा की संगत से पैसे ले रहा है। अरे भैया, 70 लाख 80 लाख रुपए पर मंथ खर्चा हो रहा था। दिन रात तुतरू गाएंगे तुम्हारे लिए, तो रुपया हम हवा से भगवान देने हमको आएंगे। जब विज्ञापन ले ही नहीं रहे थे, रुपया कहाँ से आएगा? तुम दोगे? मैं अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, अगर जानना है, देखना है तो आपकी आंखें फट जाएंगी। ये लाख 2 लाख 10 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ का मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। जनता समझते हैं आप लोग? जब टीवी चैनल चलता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा मसला होता है। 6 लाख रुपये जा रहा है टेलीपोर्ट में, 3 लाख जा रहा है लाइसेंस में, हाँ 3.5 लाख जा रहा है वहाँ, 2.5 लाख जा रहा है वहाँ, 20 लाख जा रहा है तनख्वाह के रूप में, और 40 लाख जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। भाई साहब, हर महीना 6.5 लाख खाना खा जा रहे हैं, और आप ये क्या बात, कितने रुपए दे दिए डेरा के लोगों ने मुझको? क्या पागल है आप लोग? क्या एक खोपड़िया घूम गई है क्या? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब उठ के वो में जीरा भी नहीं दिया तुमने, तो पता क्या हुआ नहीं हुआ? अब मैं एकदम ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हारा टट्टू हूँ, मैं तुम्हारे किराए का टट्टू हूँ। सुनो ध्यान से, सुनो, टट्टू बन गया तुम्हारा। चलो मुझे बताओ, अगस्त में मसला हुआ, सितंबर शुरू किया तुम्हारे लिए बोलना, सितंबर अक्टूबर 2 साल मैंने 2 महीने 2 महीने का मेरा बिल बना 1.5 करोड़ रुपए का। तो मुझको जितना मैं खर्चा होता दे दो, मुझको दोगे? कैसे लोग हैं यार?
क्या बात करते हो, कैसी कैसी बातें सोचते रहते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता 17,000 या 20,000, वो मैंने जो किया था वो मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया था। पर अगर टट्टू ही बनूं तुम्हारा, टट्टू को पे करोगे तुम लोग भी, I'm sorry, मैं थोड़ा ब्लंट हो जाता हूँ, मैं पुरानी, मैं बदतमीज आदमी हूँ शुरू से ही ना, मैं उसके लिए हो जाता हूँ। चलिए जी, रमाशंकर जी आप बड़े खामोश क्यों मोबाइल में डूबे हुए, बताइए कुछ आदेश करिए, कुछ बोलिए आप। कोई सवाल आपके दिमाग में बस जहन में? ये है आलोक जी। जी जो आपने डेरे के साथ किया है जी और डेरे की आवाज़ को उठाया है। दरअसल अभी आप जो कह रहे थे मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था आपकी बात को। जी बात ये नहीं थी, लोगों को दर्द इसलिए था कि आलोक जी इतना फ्रेंकली बोल क्यों रहे डेरे के लिए। तकलीफ जो डेरे के एंटी लोग थे जो आज तमाम तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको तकलीफ ये थी कि आलोक जी इतना फ्रेंकली बोल कैसे रही, ये थी तकलीफ। एक बात और बोल रहा हूँ, आप लोग सभी साथ में बैठे हैं, क्या मैंने कभी मैनेजमेंट को कभी बोला कि मैनेजमेंट का साथ मत दो? कहीं मैंने बोला? याद करो, नहीं बोले, कहीं बोला है? नहीं बोले। कहीं मैंने बोला कि डेरा में यहाँ वहाँ चोरी? अरे भैया देखो, मान लो, अगर मान लो संस्था में चोरी भी हो रही है, मान लो, लेट सपोज मान लेते हैं ठीक, चोरी हो रही है, बैठ जाओ संस्था में, बात करो, सर जी हिसाब दे दो हम लोग को, वो ठीक है, लेकिन मीडिया में डिस्कस मत करो उस बात को। एक नंबर 2, मान लो कि ढंग से केस नहीं लड़ा जा रहा है, देखिए बैठ के बात कर लो, सभी लोग बैठ के बात कर लो, वकील से बात करो, पूछो कैसे कैसे काम कर रहे हो। लेकिन अब क्या है, वकील तो 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, तुम्हारे पास 1000 मुंह है, 10,000 मुंह है, वकील कितने लोगों से बात करेगा? तो होता क्या है कि जो लीगल स्ट्रेटजी होती है वो सबसे डिस्कस नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि वो कोई रोड पे बात हो सकती है। तो 10-15 समझदार लोग जो डेरा में बैठे हुए हैं, लोग अपना आपस में चुन लीजिए, संगत में बैठ के बात कर लो, लेकिन टूटो मत। अगर टूटोगे आप सभी लोग आपस में तो इसका बहुत गंदा परिणाम होगा। नो नोटा नो टूटा, नोटा टूटा 2 काम मत करो भैया। आप ढंग से वोट डालो और टूटना भी नहीं है, जुड़ के काम करिए, भ्रमित नहीं होना आलोक जी है। एक सवाल है आपसे, जी। क्या आज जरूरत है जो हमारे गुरु जी हैं उनको बाहर लाने की कोशिश करना, ना कि 20 साल 15 साल 50 साल पुराने केसों को खोदने की? मुझे लगता है, देखिए बहुत सारी बातें हैं, जब संस्था बड़ी होती है बहुत सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे खड़े हो सकते हैं, कई मुद्दे पॉलिटिकल भी होते हैं। वैसे में हम सुनी सुनाई कहानियों पे और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले कोई भी काम हमें नहीं करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। करना क्या है, ये पूरी दुनिया, पूरा भारत का माहौल पॉलिटिकल है, बहुत सारे फैसले ही पॉलिटिकल है, बहुत सारे डिसीजन ही पॉलिटिकल है, बहुत सारे मुद्दे। इसीलिए आप लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए, संस्था को अपने बचाने पे काम करिए और संस्था को एक करने पर ध्यान दीजिए, संस्था को तोड़िए मत, कुछ लोगों की मनसा पूरी हो जाएगी। चलिए लेट सपोज मैं बात करता हूँ आपका, मैं नाम लेके बात करता हूँ। अब एक खट्टा सिंह जी हैं जी, और गुरदास सिंह तूर हैं जी। और कई ऐसे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या चाहते हैं? तो डेरे मैं को, पूछ रहा हूँ क्या चाहते हैं, डेरे पर अपना कब्जा जमाना, और बताओ क्या तरीका कर रहे हैं? डेरे को खत्म करके अपना कब्जा जमाना। बस इतनी सी बात, समझदारी है ना? ठीक है, ये आप लोग का समझना है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बोला क्या चाहते हैं, उत्तर दिया आपने। चलिए बिल्कुल। देखिए, अगर आपके किसी कदम से नुकसान डेरे का हो तो आप क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं जो वो चाहते हैं। बिल्कुल। तो समझ लीजिए मामला क्या है। आपको अपनी संस्था को बचाने के लिए एक रहना पड़ेगा और उसके लिए आप सभी लोगों को जो शिकायत भी है, शिकायत भी है, मिल बैठ के बात करिए, अपने आपस में बात करिए। घर की बात घर में रहनी चाहिए, सड़क पर नहीं आनी चाहिए बातचीत। बिल्कुल। तो आलोक जी, जो अब बहुत सारी चीज़ें जो मुकदमे भी पेंडिंग है, सब जुडिशरी जो सब जुडिशरी है, तो उन बातों पर तो ऑन एयर चर्चा होनी नहीं चाहिए। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो, अगर वो आप कर रहे हैं तो वो भी गलत है। वो भी गलत है। हाँ। शासन जी, अगर आपके कुछ और सवाल हैं, आप चाहते हैं, आप धन्यवाद तो बहुत कर रहे हैं और लिखा है अनिता बहन ने कि आलोक जी हम एक हैं, और उन्होंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आलोक जी हम आपके आभारी हैं कि आपने डेरे की आवाज़ को बुलंद किया, उस वक्त सहयोग किया आपने हमारा। तो अमित चंद जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और कोई भी सेवादार कोई भी सवाल किसी भी तरह का पूछना चाहता है, आज के प्रोग्राम के संदर्भ में भी पूछना चाहता है, तो आपके सवाल आमंत्रित हैं। अगले 10 मिनट हम सवालों पर भी चर्चा कर लेंगे। अमित जी, अरे मैं एक और बात बोलूंगा, जैसे अनिता रावत जी कह रहे हैं आलोक जी हम एक हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा वो सुन के मुझे, क्या आप लोग अभी एक है, अच्छा है, बने रहिए। लेकिन ये धन सतुर तेरा ही आसरा ये लिखना बंद कर दीजिए आप लोग, प्लीज काम की बात बताइए क्या करना है। मैं जब तक हूँ तब तक काम की बात कर लेते हैं, फिर तो आप लोग अपना
नाम चर्चा करते रहते हैं, रोज करते रहिए, मुझसे काम की बात कर लीजिए, वरना मैं फिर सुनने में, मेरी बात सुनने में बुरी लगती है आप लोगों को, मुझे पता है, पर टट्टू मत समझना कि मैं तुम्हारा टट्टू हूँ, ना तुम्हारा पिट्ठू ना टट्टू। मैं आलोक कुमार हूँ, रहूंगा, और मैं जो था वही था, इसीलिए साथ खड़ा हुआ तुम्हारे। बस ये समझ लेना बात को। रीढ़ की हड्डी में दम था ना, मतलब जिसके पास दम है वही नाक में दम करेगा, बिल्कुल। दम ही नहीं है तो क्या दम करेगा, बताओ जरा। शासन जी, हमने पीछे मुलाकात की थी, याद होगा आपको, बहुत दिन पहले लिखा था कि हम आलोक जी के साथ लाइव करेंगे, बहुत जल्दी लाइव रहेंगे। लेकिन आलोक जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ललित इंसा घड़ोली वाले हैं साहब। भैया अपना फैन वन मत बनिए हमारे, हम में कुछ खूबी नहीं है, आप भी आलोक कुमार ही हैं और मैं भी ललित कुमार ही हूँ, हम सभी लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं, क्योंकि वो हम ब्रह्मास्मि वाला सिद्धांत है, आप भी ब्रह्म में हैं, मैं भी ब्रह्म में हूँ, सभी लोग ब्रह्म में हैं। तो हमने आलोक जी को कहा था, आलोक जी बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला, उस वक्त नेशनल मीडिया पे चल रही थी चर्चा, आज सोशल मीडिया पे चल रही है बड़े स्तर पे, तो हमें आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसी दिन बैठ करके बात करेंगे, तो वो आज दिन मिला है। तो अगर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जी, तो उसके बारे में चर्चा करें। पिताजी को स्टेज पे आने के लिए क्या क्या करना होगा? देखिए, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि स्टेज पे आने में क्या रुकावट है उनके एंड पे, लेकिन अगर इस बार का पेरोल सही सलामत ढंग से निबट जाता है तो अगली बार से वो बाय डिफॉल्ट पेरोल के पात्र बन जाएंगे। ये भी समझिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने बोला कि भाई तुमको मैं छोड़ रहा हूँ इस कंडीशन में, तुम जाओ और लौट के आओ, आप ढंग से लौट के आ गए तो अगली बार से आपको ज़्यादा रिलैक्स हो गए काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा है कि मान लीजिए वो बाहर हैं तो अभी सभी परिवार के लोगों से, सही मैनेजमेंट के लोगों से, सबसे जो संगत के लोगों से वो खुल के बात करने में समर्थ हैं, अभी कोई उनको पकड़ेगा नहीं बात करने में, है ना। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर पक्का मिलेगा। बहुत सारे जो अनसुलझे मामले हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जो 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 आपस में फ्रिक्शंस हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। आलोक जी, हरियाणा के मंत्री ने ये कहा है, मंत्री जी ने, कि उनको कहीं भी जाने की और कुछ भी मतलब कहीं भी घूमने की आज़ादी है जी। तो क्या मंत्रियों के बारे में कोई बात नहीं करता, मंत्री लोग दो कौड़ी के लोग होते हैं। मैं सॉरी, मैं बात तो सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूँ, सुनो ना, मुझे मंत्री से मतलब क्या अच्छा बोला है बुरा बोला है, मैं पॉलिटिकल लोगों से दूर रहता हूँ। एक मिनट आलोक जी, एक आज मैंने अखबार में पढ़ा है। अरे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, लीगल सुनो, कोर्ट का फैसला देख लो। मंत्री फंत्री को चुनाव में वोट चाहिए, उन्होंने क्या अच्छा बोला बुरा बोला, मुझे क्या मतलब है, अगर हमको मतलब है, सुनो बात को, सिंपल बात समझो। अगर मंत्री कह रहा है, हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, Who cares about it? किस मंत्री ने बोला मुझे भी नहीं पता है। विधायक का चुनाव लड़ लो, उछल कूद कर लो, मंत्री बन जाते हो तुम उसके बाद। हाँ, तो मुद्दा ये नहीं मंत्री किसी ने क्या बोला नहीं बोला, मुद्दा इतना सा है कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़िए। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट में अगर उनको है परमिशन जाने करने का तो घूमेंगे वो। आलोक जी, आज अखबार में पढ़ा मैंने कि कुछ डेरा अनुयायी आज उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनको गेट से ही बैरंग लौटा दिया। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि उनकी क्या आम लोगों से मिलने की परमिशन उनको नहीं, अगर वो मिलना चाहेंगे। दो बातें हैं, हो सकता है कि बाबा राम रहीम ही अभी खुद को दूर रखते हो, हाँ मे भी, एक ये भी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सरकार ने कह रखा हो कि आप नहीं मिलेंगे, आप नहीं मिलेंगे बड़े मात्रा में। नहीं, ये हाँ एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए आप लोग बेचैन हो रहे हैं, आपके गुरु बहुत दिनों के बाद बाहर आए हैं, पर बहुत सारी बहुत गंभीर बातें कई बार होती हैं, लोग सावधानी से काम करना चाहते हैं जी। खासकर लीगल मुद्दे जो होते हैं बड़े सावधानी से लोग काम करते हैं, बड़ी बात नहीं है, प्लीज जी। हाँ, तो जैसे मान लीजिए अभी आज जैसे लौटाया गया, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपनी निजी राय है कि भाई हो सकता है उसमें ये क्लॉज भी हो कि भाई आप तो मिल सकते हो जिस मर्जी, लेकिन आपसे कोई अपनी मर्जी से नहीं मिलने आएगा, नहीं तो फिर तो बहुत सारी अपनी, ये सब आपके कयास है जी। मैं जब कुछ जानता ही नहीं सरकार, सही मैं कैसे बोलूं सर, मैं मतलब मैं ऐसे कयासों में तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, बात मैं सोच ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर और भी कोई सवाल है मालिक के बारे में आपके, तो आप लिख सकते हैं, अगर कोई छूट गया हो तो। पंजाबी मत लिखो साहब, पंजाबी नहीं आती। हम अमन क्या है, हम अमन शांति से हैं जी, आराम से पैरोल पूरी होगी जी। हाँ बस बस बस, संदीप स्वामी जी हैं ये, आप सब बड़े प्यार, सुनो डेरा के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, आप सभी लोगों की जो आस्था है, आप सभी लोगों का जो प्यार है बहुत सुंदर है, बस ये ध्यान रखिएगा, भ्रमित न करें आपको। क्या है, मैनेजमेंट के कई फेथ वालों के सवालों का संगत के जवाब नहीं देती, कभी सामने सामने बैठकर बात नहीं करना चाहती। देखो, मैं हो सकता है कि आपने जो कह रहा है वो कह रहे हो सही हो बात, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगा, मैं एक बात बोल, मैं हो जाता सही बोल, मैं क्यों बोलूँ गलत सही, लेकिन आप एक बार खुद जाकर ट्राई कर लो, किसी के कहने में मत रहो कि वो बोल रहा है ऐसा हो रहा है, आप खुद जाइए, बैठ के बात करिए, और अकेले मत जाइए। कितने लोगों से मिलेंगे वो लोग,
आप 20-30 लोग मिल करके उनको पूरी सूचना दीजिए, सर टाइम लेके जाइए मिलने हाँ। के लिए, क्यों नहीं मिलेंगे वो लोग जी। एक सवाल है कि सुखविंदर जी हमारे, उन्होंने लिखा है हाँ, पिताजी के सभी केस का क्या होगा, आखिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या सारी सजा कैंसिल हो सकती है हाँ जी, या नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स होती है। क्या है, क्या पहले की तरह सब नॉर्मल हो पाएगा? देखो, मैं नॉर्मल होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन सुनो, बलात्कार वाले मुद्दे में जिस तरीके से इनको सजा हुई है, उसमें मुझे मेरा अपना ओपिनियन कहता है कि इनको रिलीफ मिल जाएगा उस केस में, इनको जी। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिलना चाहिए। जी छत्रपति वाले मामले में जो मुझे लगता है कि इनका नाम अब उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई इस मामले में, जुड़े हुए लोग थे, जी तो ये केस बहुत कमजोर रह गया है। अब मुझे भी इसमें भी उम्मीद है कि उनको सजा नहीं मिलेगी इस मामले में। यानी हाई कोर्ट में भी? हाँ, मुझे उम्मीद है इस बात की। गुड। अब आते हैं हंसराज के मुद्दे पे। तो हंसराज वाले और ये जो नपुंसक वाला मुद्दा है, जी तो नपुंसक वाले मुद्दे में भी जो डॉक्टर्स हैं, जो जिन्होंने किया है ऑपरेशन, जी वो सीधा कल्पिट बनेंगे, पक्का है ये बात। हाँ, वो तो पक्का बनेंगे। लेकिन वो अगर कहते हैं कि मैंने बाबा राम रहीम के आदेश पे किया, जी तो ये साबित करना पड़ेगा उन साधुओं को कि उन्होंने खुद से नहीं करवाया, किसी और से फोर्सफुली किया गया। मान लो, मैं बात समझाता हूँ कि मेरे पास विजेंद्र जी आते हैं, अब बोलते हैं कि मेरा हाथ काट दो, जी तो मैंने हाथ काट दिया। ये इलीगल एक्ट है और उस केस में दोषी ये भी होंगे और दोषी मैं भी होऊंगा। जो हाथ कटवाया वो भी दोषी है और जिसने हाथ काटा वो भी दोषी है। अब मैं कहता हूँ कि ये कहते विजेंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, रामाशंकर जी ने कहा था मेरे हाथ काटने के लिए, तुम चिल्लाया क्यों नहीं भाई, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं विरोध किया? तो इसलिए इस केस में क्या मामला है, रामाशंकर जी नहीं फंसेंगे विजेंद्र जी जिसने कटवाया है अपना हाथ, और काटने वाला फंसेगा। तो जो डॉक्टर है जिसने ये इलीगल एक्ट किया है वो पक्का फंसेंगे, और जिन्होंने करवाया वो ही फंसेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना अंग भंग कराने का अधिकार संविधान नहीं देता। हमारा भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अंग भंग कराने का अधिकार नहीं देता है, ये बात समझ लें आप लोग। एक सवाल पूछा है किसी ने कि भाई हम फरलो के जो रूल रेगुलेशंस हैं उन्हें कहाँ से पता कर सकते हैं, पैरोल के जो रूल रेगुलेशंस हैं उन्हें कहाँ से पता कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग जो है जेल में मैनुअल पे जाके देख सकते हैं। हरियाणा हाँ, जेल में भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। जेल मैनुअल है हरियाणा का? नहीं, मैनुअल से नहीं होता है। नहीं, रुकिए मेरी बात 2 मिनट जी। पेरोल स्पेशल केस होता है, मैनुअल से डील नहीं होगा वो। भाई मैनुअल में होगा कि पेरोल दिया जा सकता है, लेकिन पेरोल किस कंडीशन पे? हाँ, पेरोल की शर्तें हर कैदी के लिए अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता क्या है, लेकिन हाँ कोर्ट में इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। बिल्कुल जी। पूज्य पिताजी का केस नॉर्मल कैदियों जैसा नहीं है, ये बात हम सबको माननी होगी। बिल्कुल एकदम अलग मसला है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हो सकते हैं कि अभी तो हम कयास लगा रहे हैं कि पिताजी मिलेंगे हमसे, हो सकता है कंडीशन ये होगी तुम मिलोगे नहीं किसी को। विनोद कुमार जी ने पूछा सर आपका चैनल बंद क्यों हो गया? जी वही तो दर्द है, यहाँ पे लेके बैठे हैं, चालू करेंगे फिर चालू बहुत जल्दी प्रतिनिधि चैनल दोबारा। नहीं, मैं ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। संकल्प है मेरा कि दोबारा आएंगे। हाँ, कि मैं दोबारा आऊँगा। देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं पुष्पराज तो हूँ नहीं कि मैं पुष्पा वो बोलूँगा, पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा है ना, वो है ना, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हाँ ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, मैं अपने ऊपर पूरा यकीन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अगर सही हूँ तो मैं जीतूंगा, और इसी सत्य के आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बाकी चैनल बंद क्यों हो गया इसका तो मैंने इसी में उदाहरण अभी बताया है, इस बारे में आपको बताया है, और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मैंने मुद्दा बताया आपको कि मेरा विवाद है, और मेरा आपकी मैनेजमेंट से विवाद है, तगड़ा विवाद है, लेकिन मेरा विवाद है, लेकिन मैं डेरा को नष्ट नहीं करना चाहता, ना ही कभी सोच सकता हूँ कि डेरा का कोई नुकसान हो, कभी नहीं करूँगा नुकसान, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, संदीप स्वामी जी, प्रतिनिधि चैनल था शुरू में जो डेरे के पक्ष में और डेरे के हक में लगभग 7 घंटे आपको देता था, 3 घंटे 2 से 5 और शाम को 8 से 11, और मेरा बिल बकाया है आपके ऊपर, उस तरह से देखिएगा तो मैं जोक है बस। पिताजी परमानेंट बाहर रहेंगे? कुसुम यादव जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पूछ रहे हैं क्या पिताजी परमानेंट बाहर रहेंगे? ईश्वर से मनाइए आप लोग, अपने गुरु को की आराधना करिए, शाह सतनाम जी को, शाह मस्ताना जी को बोलिए, ईश्वर को मनाइए, गुरु नानक को बताइए, सभी लोगों को बोलिए, और उनको बोलिए कि अब कृपा करें, कृपा बरसाएं।
तो जैसे अभी देख रहे हैं, पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आलोक जी ने बताया था कि ये पैरोल बहुत शांति से बीत जाए, 21 दिन बड़े सुकून से निकल जाए, तो आने वाली जो समय होगा उसमें पैरोल में आसानी रहेगी, परमानेंट जब बेल मिलेगी उसमें बहुत सारी आसानी रहेगी। आज उछल कूद कर लो साहब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 4.5 साल जो लग गए ना पिताजी को बाहर आने में, वो सिर्फ इसलिए लगी कि पंचकुला दंगा आप सब पर थोपा गया। संदीप सोनी, मैं अभी जुड़ा हूँ सच की राह पे, पहले का मुझे नहीं पता है। नहीं, पहले एक चैनल था, ऑन एयर था वो, जैसे आज तक ABP न्यूज़ आता है ना, ऐसे फास्ट वे चैनल, फास्ट वे पर भी था शायद, फास्ट वे केबल पे, टाटा स्काई पर भी था। दिखता था भैया डेरा के आदमी आप हैं, आप नहीं जानते प्रतिनिधि को, तो बहुत बड़े अफसोस की बात है, मतलब कुछ कमी रह गई मुझसे। नहीं जी, तो आप सब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे निवेदन कि प्लीज, अरे चौहान साहब, धन धन सतगुरु तेरा दिखाई देके चांद, ऊपर हमारे कृष्ण चौहान जी हैं, वो बहुत दिन बाद आज जुड़े हैं कार्यक्रम में। अच्छा, तो हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। नहीं, मुझे तो विजेंद्र जी की याद है, जब विजेंद्र जी और इनकी टीम के सभी लोग, ये रामाशंकर जी, कई लोग आते थे हमारे, रमेश जी साथ, रमेश जी आते थे, डॉक्टर साहब आते थे, हाँ, बहुत लोग आते थे और लगातार रेगुलर आते थे आप लोग। हाँ, और हमारी छुट्टी नहीं होती थी कभी भी रेगुलर आते थे। मुझे याद है कि हमने, अच्छा मैं बता दूं आपको साफ साफ, देखो मैं फिर से डेरा संस्था है, कई संस्थाएं हैं। क्या होता है, मान लो कि मैं वकील हूँ, मान लो सपोज करो मैं वकील हूँ, अगर मैं वकील भी हूँ और आप क्लाइंट हैं, वो वकील हैं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे वकील और क्लाइंट में भी प्यार हो जाता है, यार तुम्हारे लिए खड़े हैं तो मेरे लिए खड़े हो। कुछ ऐसी हालत हम जैसे लोगों की भी होती है, जब कोई मुद्दा हम उठाते हैं, एक संस्था, हमारी संस्था थी, हम लोग भी एक चैनल चला रहे थे, तो एक प्यार डेवलप हो जाता है कि भाई मैं किसी के लिए लगातार बात कर रहा हूँ, तो वो प्यार हमेशा रहेगा, क्योंकि वो स्थान बन जाता है। लेकिन यूजुअली जो एक पत्रकार होता है, वो आपको उसको आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि आपकी आस्था का सम्मान हो, पर ये नहीं करेगा कि आपकी तरह वो ये बोलेगा धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे अपने गुरु हैं, मेरा अपना नियम है, मेरा अपना तरीका है, पर मैं साथ रहूंगा, प्यार करूंगा आपको, पक्का। बहुत बढ़िया। और अभी संदीप जी ने लिखा है कि आप अफसोस ना करें, अगर मुझे नहीं पता, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, आप अफसोस ना करें। नहीं अफसोस किस बात का। तो और अगर कोई सवाल है मालिक के पर, वो लिख दें, स्टिकर्स मेरा ना चेहरा बलब पतला हो गया हो, पर अफसोस दिख रहा है मेरे चेहरे से। तो अगर आप लोग प्लीज़ स्टिकर्स ना डालें, कोई सवाल है तो वो लिख लें, नहीं तो किसी मालिक के बारे में कोई सवाल होगा, छूट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि अब हम लोग खत्म करेंगे प्रोग्राम। हाँ, अभी लगभग काफ़ी देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई है, मैं 8 बजे आ गया था। हाँ, और 8:9 हो चुका है, 9:30 बज गए। हाँ, तो प्रतिनिधि चैनल ही एक ऐसा चैनल था जिसने सर्वप्रथम गुरु जी के पक्ष में आ गया है, सेठी सादुल शहर से। ये पत्रकार हैं सेठी साहब सादुल शहर से जी। सोनगर जी संगत को उकसाकर दंगा करवाया था, नहीं? क्या आप संगत का हिस्सा थे सोनू भाई? आपने कितने पत्थर मारे वहाँ, आप बताएं। यही तो अभी कहा कि सिमी जैसी हालत में लोगों ने आपको। मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े सीनियर IPS से मेरी बातचीत हो रही थी, पर्सनल बातचीत हो रही थी। उनको मैंने एक बात पूछी थी कि भैया ऐसा है कि बहुत सारे बात ऐसे देखते होंगे, जब जो शांतिप्रिय ढंग से लोग बैठे हुए हैं जी, और आपके हाथ में पुलिस की पावर है, आपको आदेश मिल रहा है आपके सीनियर लोगों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, इससे उससे, भैया हटाओ इन लोगों को, फेंक दो उठा करके, आप क्या करते हैं उस समय? तो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा बताओ, तरीका बताओ ना, कुछ तो बताओ, आइडिया दो ना मुझे आप। तो उन्होंने कहा सबसे बुरी हालत वही होती जब आदमी शांति से बैठा हो और हमारे पास कोई उकसाने वाला कोई मामला नहीं बन रहा हो। तो हमने क्या करते, क्या हो, नहीं कुछ नहीं करते हैं, अपने ही 5 लोगों को भेज देते हैं और उनसे दंगा करवा देते हैं। बस हमें बहाना मिलता है, हम पकड़ के तोड़ देते हैं पकड़ करके। देखिए ये पुराना तरीका है। और ये मैं एक बात बताता हूँ, पंचकुला में हो सकता है डेरा के कुछ लोगों ने दंगा किया भी होगा, मैं मानता हूँ, चलो हो सकता है, हुआ, सरकार बोल रही है मानते हैं, कोर्ट भी बोल रही है मानते हैं, चलो एक बात सुनो, मैं कैसे बोलूँगा कि भाई सभी लोग बेकसूर थे, ऐसा नहीं बोल सकता। कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों को गुस्सा भी आया होगा, कुछ लोगों किया भी होगा, लेकिन इससे सरकार के द्वारा लोगों को गोली मारना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी कीमत पे नहीं। एक नंबर 2, कुछ लोगों ने किया तो उनको आप चुनिए किसने किया, बाकी लोग तो इनोसेंट थे, औरतें, बच्चे, बहुत मेजोरिटी जो वहाँ लोग थे मौजूद, 99% लोग तो इनोसेंट थे। वहाँ पे कत्लो गारत हुई, वहाँ पे सबसे बुरी बात हुई, और मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मैं इस बात के लिए भारत के संविधान को कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि संविधान इतना मजबूत रहते हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था रहते हुए, कोर्ट काट सब रहते हुए,
क्या होता है जब हम चाहते हैं कि टारगेट करना है अमुक को, टारगेट हम कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये मामला जो है मुझे आज तक दुख देता है। जिस तरह से लोगों की हत्या हुई है, मुझे उसका हमेशा दुख रहेगा। और मैं हमेशा कहूँगा कि प्रतिनिधि ने साथ इसीलिए दिया था आपका कि आपको कोई बर्बाद न कर पाए। पर आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी तरह बैठ के गाना गाऊंगा, आपकी तरह नाम चर्चा करूँगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरा वो नेचर ही नहीं है। और हम लोग ऐसे हैं, बने हुए भी, हम इंडिपेंडेंट है संस्था है हम लोग। हम आप जहाँ जहाँ पीड़ित होंगे आप वहाँ खड़े होंगे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो डेरा हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो। आप किसी भी सेगमेंट के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। अगर आप पीड़ित हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, यही हमारा नेचर है, हमारा धर्म भी यही है। तो आपको एक 2 उपलब्धियां बताता हूँ उस दौर की, जब हम अक्टूबर महीने में आलोक जी के साथ वक्त बिताया, अक्टूबर नवंबर का। 2 बड़ी उपलब्धियां थी, दोनों ही एक तो दशहरे का था, सर कटा रावण साहब। भारत के इतिहास में पहली बार एक रावण जलाया गया इंदौर में जिसका सर नहीं था, और एक बैतूल में जलाया गया था मध्य प्रदेश में। हमने रावण का सर उतरवा दिया था, क्योंकि बाबा राम के पुतला के रूप में उसको इस्तेमाल किया था। पूज्य हजूर पिताजी का स्वरूप लगा करके, चेहरा जो बनाया था उस पर रावण का पूज्य हजूर पिताजी का फोटो लगा करके रावण का चेहरा लगाया और दशहरे पे जलाने की तैयारी। हमने मजबूर कर दिया उनको कि वो उसको ठीक करें। एक और हुआ था बनारस में, झांकी निकाली थी नरकटिया। हाँ, अभी आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं, पहले बैतूल को रावण को मार लें पहले एक बार। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा एक मैसेज था कि फिर उसके बाद किसी ने दोबारा कोशिश भी नहीं की, या पता लगा रावण से अगर मैं आपको बता दूं उस समय प्रतिदिन कूदा नहीं होता इस काम में, तो फिर एक परंपरा चल जाती है आपके लिए। बिल्कुल, हर साल रावण जलाया जाता। हाँ, क्योंकि हमने इस बात को उठाया कि ठीक है, बाबा राम रहीम को आपने कन्विक्ट कर दिया है, वो जेल चले गए हैं, लेकिन वो लोगों की आस्था के गुरु भी हैं, तो उनको आप ऐसे करके आप ऐसे करेंगे तो संविधान जो है इस देश का वो चैलेंज हो जाएगा। जी जी। तो और एक और था बनारस में 125वीं सालगिरह थी शायद उस टाइम उसकी, नरकटिया एक आयोजन होता है कि देश में पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे विभत्स कांड होता है उसकी झांकी बनाई जाती है, जिससे मानवता शर्मसार होती है। ऐसा कांड किया होता है, उसको चित्रण करते हैं, यानी कि उस पर एक जैसे 26 जनवरी परेड निकलती है ना, ऐसे परेड निकलती है वहाँ, उसमें कलाकार होते हैं, उसमें पूज्य हजूर पिताजी का और बहन हनीप्रीत को लेकर के बड़ा ड्रामा था, झांकी बनाई गई थी। तो जैसे ही वहाँ सेवादारों को पता लगा, उन्होंने आलोक जी से संपर्क किया और सेवादारों के साथ मिलकर आलोक जी ने उस झांकी में से एक लड़की थी विशाखा नाम, विशाखा आई थिंक, एंड उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया, मैंने तुरंत अपने लोगों को भेजा और उसको इंश्योर किया कि झांकी में ऐसा नहीं हो पाए। बिल्कुल, और वो झांकी में से वो हटा दी गई चीजें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आलोक जी की। ठीक है साहब, हैं थी तो तब जब हम नहीं रहेंगे उसके बाद होगी थी, लेकिन अभी तो है उपलब्धियां। और ऐसी बहुत सारी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि तो साथ संग जी, जिस वक्त कोई नहीं था ना, उस वक्त प्रतिनिधि परिवार आपके साथ और हमारे साथ था साहब, और इसके लिए आभार है। और आलोक जी अक्सर कहते हैं आभार रखो, धन्यवाद सब अपनी जेब में रखो, लेकिन मानव प्रवृत्ति हमारी, हमें तो कहना पड़ेगा। नहीं, मैं सुनो, मैं कोई भी आदमी अगर आपको हाथ देता है जी, अगर वो अपना धर्म पूरा कर रहा है तो उसे इतना चाहता है कि आप उसके प्रति गंदा भाव न व्यक्त करें, इतना ही चाहता है। बिल्कुल, है ना, कृतज्ञता न करें, आप कृतज्ञता न करें, वो बुरा लगता है। बाकी आप खुश रहें, और मुझे कोई ज़रूरत आपके आभार की नहीं है, कोई बात मुझे शुक्रिया भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा धर्म था, मैंने किया। आप लोगों ने कितना काम अच्छा काम किया है, जहाँ गए कई नालियाँ साफ़ की, कई नदियाँ साफ़ की, कई लोगों की शादियाँ करवाई, कई बड़े बड़े काम किए आप लोगों ने, इसलिए आभारी हम भी करते हैं, हम भी आपके आभारी हैं जनता की तरफ से। आलोक सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आगे भी जैसे समय दिया करें, बड़ा अच्छा लगा उनको आज की बातचीत। मैं ये कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, काहे बगाहे आ जाया करूंगा। बहुत बढ़िया। तो अगर और कोई सवाल नहीं तो अब हम वाइंड अप बोलते हैं, बिल्कुल वाइंड अप कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, और 1 मिनट और समय दे रहे हैं, कुछ अगर कहना हो तो कह लीजिए, पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग बंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। 1 मिनट के अंदर संक्षिप्त में सवाल पूछ लीजिए, फिर हम लोग उत्तर देते हैं, कि मैं चाहता हूँ फिर कब मुलाकात होना हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कोई आलोक जी हम साथ है, क्या हम आपके साथ हैं। हाँ, हम अच्छा लगा कि आप साथ हैं। आप साथ आप लोग खुद के होइए, आपस में संस्था को टूटने मत दीजिए, मैनेजमेंट पे भरोसा करिए और मैनेजमेंट के साथ खड़े होइए, और गुरुजी के साथ खड़े होइए, जो शाही परिवार उनके साथ खड़े होइए, और विवाद अगर है भी या वो गलत भी कुछ कर रहे होंगे तो उनसे बैठ के बात करिए, ऐसे दूर मत हटिए। और नोटा कभी नहीं, मैंने कहा नो नोटा नो टूटा, ध्यान रखिएगा।
और जैसे कि हम अभी बात चल रही है आलोक जी, नोटा, मैं चाहूँगा नोटा पे थोड़ा 2 मिनट हम डिस्कस करें बिल्कुल कि हमें नोटा क्यों नहीं दबाना है। और देखिए पहला सवाल मेरा, मैं एज ए पत्रकार बात करता हूँ आलोक जी से। जी। आलोक जी, पहले तो नोटा नाम का नोटा है क्या? नोटा नाम का एक बटन है मशीन के अंदर, जी। जो सबसे अंतिम पायदान पर है, ठीक है। उसका क्या भारतीय लोकतंत्र में कोई बेनिफिट है? देखिए ये प्रोविज़न इसलिए किया गया कि बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक तो भाई वोट का सरकार ने कहा ठीक है भैया आपको अधिकार है ये बताने अभी कितने लोग, मैं आपको सिस्टम से मतलब जो लोग खड़े हैं उनसे आप उनमें ट्रस्ट नहीं है आपका। जी। पर एक संस्था के रूप में डेरा के साथ ऐसी बात नहीं है। आपको अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर डेरा को बचाना है तो जो भी आपके लोग कहते हैं, जो आप लोग खुद में तय करते हैं, जो परिवार में तय करते हैं, जो आपस में पंचायत करते हैं, आप लोग बैठ के तय करिए और वोट जरूर जीतेगी, तभी ताकत का एहसास होगा। लोकतंत्र के अंदर ये मौका 5 साल में एक बार ही आता है और अगर आप उसको भी अपने आप को इजहार नहीं बताएं, अपना इजहार नहीं करेंगे अपनी ताकत का, तो आप हाशिए पर पहुंच जाएंगे। उसकी कोई अहमियत नहीं है जो अंधेरे में बैठा है। नोटा मतलब अंधेरे में बैठना, जी। उसी की हैसियत होती है, उसी की पूछ होती है जो रोशनी में आकर के इजहार करता है। आज मैं आपके सामने नहीं आता बोलने के लिए, ये प्रतिदिन आवाज़ आपके लिए उठाई नहीं होती। मैं मतलब हमने कहते नोटा, हमें मतलब नहीं इस मुद्दे पे, ना हम विरोध करेंगे ना सपोर्ट करेंगे। आप जानते क्या हम लोगों को, हमने नोटा नहीं किया, हमने आपके साथ हम साथ खड़े होंगे। आप जानते हैं हमको, मैं बोलने भी आया। तो जो लोग न्यूट्रल हो, नोटा मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर प्रतिनिधि न्यूट्रल हो जाता है तो क्या आप जानते हैं मुझको, सोचिए इस बात को, नो न्यूट्रलिटी, हम खड़े हुए, हम साथ खड़े हुए। इसीलिए न्यूट्रल मत बनिए, क्योंकि मेरा अपना सुझाव यही है, न्यूट्रल नहीं बनना है। आपको कहाँ वोट देना ये नहीं जानता मैं, ये मेरा कुछ ठहरा नहीं। हाँ। तो क्या नोटा का बेनिफिट तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। मैं एक बात और बेनिफिट नहीं, नुकसान होगा आपको। आप हाशिए पर खड़े हो जाए, अंधेरे में पहुंच जाएंगे, अंधेरे में पहुंचे। हाँ। एक सवाल और, एक देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। नोटा कर रहे हैं जो, आप इस बात को समझिए कि 2014 में एक सेल्फी आती है पूज्य हजूर पिताजी की, जिसमें पूज्य हजूर पिताजी बीच में बैठे और सारा परिवार पिताजी के पीछे खड़ा और सब ऐसे करके अपने इंक दिखा रहे हैं आपको, दिखाई ना आप सबको इंक। और पिताजी भी लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। और आखिरी बात बता जी, अब तो बहुत अच्छा मौका भी है, आपके बाबा राम रहीम गुरुजी बाहर आ गए हैं जी, उनसे पूछ लीजिए नोटा करने क्या करना है। हम लोग पूछने वाले हाँ, बोलने ये वाले बात, कौन है? ये अब एक काम कर लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया दे दिया सुझाव कि क्यों ना हम स्पीड पोस्ट चिट्ठी भेज लें, पिताजी नोटा करें या वो वोट करें। भेजिए, आप सभी चिट्ठी अब भेजिए। जेल भेजने की जरूरत नहीं, अब तो आपको गुड़गांव भेजनी है। गुड़गांव भेज करके चिट्ठी आप सवाल जवाब कर लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है। और बिल्कुल पूछिए करना क्या है, ये मत करिए, ये नोटा वोटा मत करिए। कौन आपको दलाल बैठा हुआ है आपको? बिल्कुल पता ही नहीं है, दलाली कर रहे हैं लोग, पता नहीं कौन कहाँ किससे। अब पता लगा जो हारने वाला वो कह रहा है नोटा डलवा दो, हमारे खिलाफ चले जाएगी संगत। क्योंकि बेअदबी पर बहुत गंदा बयान है कांग्रेस का भी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दलाल हमारे बीच में एक्टिव है और जो चाहते हैं कि यार भाजपा को नहीं जाएंगे, चलो कहीं और तो सरक जाए। सिंपल सी बात, इतना लंबा चौड़ा छोटी लंबी छोटी मत करो। जी जी, तुम मुझे कुछ दोगे, तुम मुझे कुछ बेनिफिट दोगे, तुम अगर तय कर लेते हो बेनिफिट दोगे, मैं तुमको वोट दे रहा हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई? सही है, आप समझिए अपना, जो जहाँ से बेनिफिट मिलेगा वहाँ से काम कर लो, अपना मामला खत्म। दिमाग क्या लगाना, ये सच्चाई है। मेरी बात सुनने में अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं कोई पूर्ण प्रसून वाजपेयी की तरह बकबक नहीं करूंगा। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस पूरे देश में लेन देन ही चलता है कि हमको भाई हमारे संस्थाओं क्या फायदा मिलेगा, तुम क्या साथ दो साथ करोगे। हाँ, ये बात खत्म है। आपको जहाँ से फायदा होता हो उसको वोट बांट देकर के अपना आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया। तो अब बिंदर परवाना जी, धंधन सदगुत रहसा, बलविंदर जी, पिताजी ने एकता में बल है। बिल्कुल, पिताजी ने कहा भी है कि भाई इकट्ठे होकर रहना, आप सब एकजुट रहना। समझदार हर आदमी बोलेगा ये बात, पिताजी तो आपको बहुत समझदार हैं। अब आप सबसे विदा चाहें सासंगा जी? और हाँ, बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। दोबारा बर्दाश्त करना पड़ा सभी लोगों को। और बस मेरा एक संदेश है उन सभी गद्दारों को कि याद रखना, मैं अभी भी जिंदा हूँ, आगे भी जिंदा रहूंगा। तो मैं चलूँ क्या? अच्छा, आप डेरे के साथ हैं? 100% ऑलवेज एवर। तो और अगर कभी न्यूज़ सुनाई पड़े आपको कि मैंने कुछ कदम उठाए हैं, एक्शन लिए हैं, तो चिंता मत करिएगा, वो हमारा अपना अलग मामला है। डेरे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। डेरा मतलब ये या वो नहीं है। डेरा मतलब मेरे लिए संस्था की पूरी ताकत है और मैं कभी भी डेरे का नुकसान नहीं करूंगा, कभी नहीं चाहूंगा इस बारे में।
हाँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मेरी लड़ाइयाँ हैं और मैं हारने वाले लोगों में शामिल नहीं हूँ, मैं तो जीतने वाले लोगों में शामिल हूँ, लड़के रहूँगा। संदीप जी और भी करेंगे जी, आपको बर्दाश्त, चिंता की बात नहीं है। चलिए तब तो सर मैं चाहता हूँ आप लोगों से तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो मालिक के पैरों आभार और शुक्रिया इस बात से आलोक जी का, आप आज के इस विशेष कार्यक्रम को देखते हैं कितनी बार शेयर करते हैं और कितनी दूर तक आलोक जी की बात को आप पहुंचाते हैं, तो ये बात मायने रखेगी कि वाकई हमने आभार किया है। तो चलिए मिलते हैं मालिक के प्यारों कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।